हेलो बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, उन्हें ये चैप्टर समझ में नहीं आता है, किसी को थ्योरी पोर्शन समझ में नहीं आता है, किसी को इसका न्यूमेरिकल पोर्शन समझ में नहीं आता है। तो हम लोग बहुत ही इसको ईजी कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे और पूरा डिटेल में मैं कोशिश करूंगी कि समझाऊँ आपको, है ना। और जैसा आपको पता है कि मेरी क्लास में ओनली क्लास नो बकवास कॉन्सेप्ट चलता है। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, इसमें क्लासेस और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें कम होती है, फालतू बकवास ज़्यादा होती है। तो हमें बकवास नहीं करनी होती है, सिर्फ क्लास पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, ठीक है। उसको क्लियर करो। और मैं आपको ये बता दूं कि ये चैप्टर आपको प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करता है, क्योंकि ये 11th का चैप्टर है ना। 11th का चैप्टर है। 10th से जब आप 11th में आते हो तो आप बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते हो। जब सीरियस नहीं होते हो तो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होती हैं, नया कॉन्सेप्ट होता है, कई इसमें नई नई चीज़ें होती हैं, है ना। तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में, बट अगर आपने पढ़ लिया है तो इसको फिर से रिवाइज अगर करते हो तो फिर अच्छे से क्लियर हो। थोड़े से सीरियस हो जाओगे तो बहुत अच्छे से ये क्लियर होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th का बहुत ही अच्छा चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, जल्दी से तैयार हो जाएगा ये, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। चलो स्टार्ट करो। इसमें हमें क्या पढ़ना है पहले वो हम समझेंगे, ठीक है। देखो बेटा, इसमें पहले हमें स्टार्ट करना है टाइप्स ऑफ रिएक्शन से, है ना। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है ये आगे समझेंगे, पहले टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इसमें समझेंगे कितने टाइप्स के रिएक्शन है। क्लासिफिकेशन रिएक्शंस के कई तरीके से दिए गए हैं, बट हमें यहाँ पर डायरेक्शन के बेसिस पे चेक करना है। डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में रिएक्शन जा रही है, उसके बेसिस पे अगर रिएक्शन को क्लासीफाई करते हो तो बेटा ये 2 टाइप्स होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड रिवर्सिबल रिएक्शन, है ना। इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती हैं ये समझो। देखो, रिएक्शन विच प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन में रिएक्शन चलेगी, ठीक है। डायरेक्शन, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट्स कंबाइन होंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट से वापस बैक रिएक्शन नहीं होगी। तो जो रिएक्शन सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में चलती है उसको कहते हो इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है बेटा? रिवर्सिबल रिएक्शन होती है विच प्रोसीड इन बोथ द डायरेक्शन, विच प्रोसीड in both the direction, है ना। वो रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में चले। दो डायरेक्शन इसकी कौन सी होंगी? एक डायरेक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने और वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बने, तो इसको कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन विच कैन रिवर्स, है ना, इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये दो तरह की रिएक्शन होंगी, इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल, ठीक है। क्लियर है? जो सिर्फ वन डायरेक्शन में चलती है वो रिवर्सिबल है, जो सिर्फ वन डायरेक्शन में चलती है वो इरिवर्सिबल है, जो बोथ डायरेक्शन में चलती है उसको कहते हैं रिवर्सिबल। तो देखो कुछ एग्जांपल्स देखो इसके, ये है बेटा इरिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जांपल्स। BaCl2 Na2SO4 सॉल्ट है ना, कंबाइन होकर के BaSO4 NaCl बन रहा है। यहाँ पे अभी आपको रिएक्शंस याद नहीं करनी, बट डायरेक्शन में बता रही हूँ। ये रिएक्शन जो है ये सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट वापस कंबाइन होकर के बैक रिएक्शन नहीं देते हैं। तो ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी? इरिवर्सिबल रिएक्शन। KClO3 पोटेशियम क्लोराइड डिसोसिएट होगा KCl में, O2 में, ये वापस कंबाइन होकर के KClO3 में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये कैसी रिएक्शन होगी? इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट लिया, NaCl लिया, AgCl का व्हाइट PPD बन जाता है और NaNO3 बनता है, ये वापस कंबाइन होकर के बैक रिएक्शन नहीं देता है। तो ऐसी रिएक्शन जो कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्ट वापस कंबाइन होकर के रिएक्टेंट में कन्वर्ट ना हो, ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे? ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। समझ में आ गई बात? दूसरी देखो एग्जांपल रिवर्सिबल रिएक्शन के। इस रिएक्शन में क्या होगा? रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट वापस कंबाइन होकर के बैक रिएक्शन देती हैं, रिवर्स रिएक्शन देती हैं, इसको कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। देखो PCl5 डिसोसिएट होकर के PCl3 एंड Cl2 बनाएगा, है ना। वापस PCl3 और Cl2 कंबाइन होकर के PCl5 में कन्वर्ट
हो सकता है, तो ये प्रोसेस क्या होगा, रिवर्सिबल। जो रिएक्शन रिवर्स हो जाए, मतलब प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको कहते हो रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। और ये बेटा देखो साइन जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये रिवर्सिबल का साइन होता है, ठीक है। कंप्लीट हेडेड एरो से दिखा सकते हो या हाफ हेडेड एरो, ऐसे बोथ डायरेक्शन में, ठीक है, इससे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये किसका साइन है, रिवर्सिबल का साइन। तो कहीं भी तुम्हें रिएक्शन में ये साइन दिखे तो समझ जाना कि वो रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बना सकता है, ठीक है। तो बेटा ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, ये चैप्टर पूरी इन्हीं की कहानी है। किस टाइप की रिएक्शन की कहानी है, रिवर्सिबल रिएक्शन की कहानी है। इसी में कोई स्टेज आती है, उस स्टेज को इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हो। अब वो कौन सी स्टेज होती है, कौन सा स्टेट होता है जिसको इक्विलिब्रियम बोलते हो, वो अभी आगे कंसिडर करेंगे। तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, तुम्हें समझ में आ गया रिवर्सिबल क्या होती है और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है ना। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम में ये मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम होगा, इसमें मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो रहे हैं ना, आयंस वगैरह नहीं बन रहा है। अगर यही डिसोसिएशन, यही इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है आयंस में, तो वो आयनिक इक्विलिब्रियम हो जाता है, ठीक है, जो कि दूसरा चैप्टर होगा, इक्विलिब्रियम का सेकेंड पार्ट होगा, ठीक। तो चलो अभी हमें क्या समझना है, इक्विलिब्रियम में हमें रिवर्सिबल रिएक्शन को ही कंसीडर करना है, इरिवर्सिबल रिएक्शन का कोई काम नहीं है इसमें, ठीक है। चले आगे, इतनी बात समझ में आ गई है, सारे पॉइंट्स नोट करते चलना, एग्जाम्पल्स भी नोट करते चलना। अब बेटा नेक्स्ट हेडिंग डालना है स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ध्यान से समझना है स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसकी मैं दो डेफिनेशन बताऊंगी, ठीक है। स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बेटा पहले तो ये समझ लो कि ये अचीव होता है रिवर्सिबल रिएक्शन में। किसमें, रिवर्सिबल रिएक्शन में, जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों साइड मूव करती हैं उसमें होता है, ठीक है। अब ये होता क्या है, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में देखेंगे और रेट के टर्म्स में देखेंगे, ठीक है। दो तरह से इसको, दो डेफिनेशन से तुम तैयार करोगे और इन दोनों डेफिनेशन से तुमसे पूछते हैं और इन दोनों पॉइंट्स में क्या डिफरेंस होता है वो भी समझेंगे, है ना। ग्राफ से अगर समझते हो तो ग्राफ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसका, ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन अगर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में बोले तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अगर सेम हो जाता है विद टाइम, है ना, concentration of reactant or product do not change with time is called state of equilibrium। और किस रिएक्शन में, रिवर्सिबल रिएक्शन में। रिवर्सिबल रिएक्शन की वो स्टेज जहां पर concentration of reactant और concentration of product टाइम के साथ चेंज ना हो, उसको कहते हैं, मतलब टाइम के साथ चेंज ना हो मतलब क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो उसको क्या कहते हो, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। बात क्लियर है, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स, मतलब टाइम चले बट कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का कांस्टेंट हो गया, है ना, चेंज नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट का कांस्टेंट हो गया, चेंज नहीं हो रहा है। बात ध्यान से समझना, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का इक्वल नहीं हुआ है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हुए, रिएक्टेंट का अलग कांस्टेंट हुआ, प्रोडक्ट का अलग कांस्टेंट हुआ, तो उस स्टेज को बोलते हो केमिकल इक्विलिब्रियम। किसके टर्म्स में, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में। क्लियर है ये बात, अभी मैं ग्राफ से भी समझाऊंगी। अगर रेट के टर्म्स में देखते हो तो रिवर्सिबल रिएक्शन की वो स्टेज जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाए, सेम हो जाए, इक्वल हो जाए। समझ में आ रही बात, इक्वल हो जाए, इक्वल करना है रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को। ये हमने किस टर्म में देखा, रेट के टर्म में। क्लियर, तो दो टर्म्स में आपको तैयार रखना है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में और रेट के टर्म में। क्लियर है बात, देखो डेफिनेशन, द स्टेज ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन, किस रिएक्शन में होगा बेटा, अभी हमने दो टाइप रिएक्शन देखी थी, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन, लेकिन हम कंसीडर किसको करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन को, ठीक है, क्योंकि ये स्टेज उसी में आएगी, है ना। तो स्टेज ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन विच at which the concentration of reactants or products do not change with time। किसके साथ चेंज नहीं हो, टाइम के साथ, मतलब टाइम चल रहा हो बट कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, कांस्टेंट, तो उसको क्या बोलोगे, क्या बोलते हो उसको, इक्विलिब्रियम स्टेट। क्लियर है बात, रेट के टर्म में देखो, द केमिकल इक्विलिब्रियम in a reversible reaction is the state at which both, कौन सा, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, है ना, ऑफ टू ऑपोजिट
ऑपोजिंग रिएक्शंस अकर्स एट सेम स्पीड का मतलब क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्लियर है बात, दोनों डेफिनेशन समझ में आ गया, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, एक में हम रेट के टर्म्स में बात कर रहे हैं और दूसरे में कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में बात कर रहे हैं, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखो, समझो ध्यान से। अब इसे हम ग्राफ से समझने जा रहे हैं, ठीक है। देखो पहले हम इक्विलिब्रियम का ग्राफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में बनाएंगे, फिर रेट वर्सेस टाइम के बीच में, ठीक है। तो देखो ध्यान से समझना, मान लो कि यहाँ पर है, ये देखो ये है तुम्हारा रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन है इधर बेटा, देखो कॉन्सेंट्रेशन है, उधर क्या है, टाइम। कॉन्सेंट्रेशन अगर रिएक्टेंट का देखते हो तो इनिशियली रिएक्टेंट मैक्सिमम होता है ना, तो वो कहाँ पर होगा, किसी एक मैक्सिमम पॉइंट पे, मान लिया यहाँ पे, ठीक है। और प्रोडक्ट इनिशियली कहाँ होगा, प्रोडक्ट इनिशियली कहाँ होगा, प्रोडक्ट होगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि जब टाइम अभी जीरो है तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में अभी कन्वर्ट ही नहीं हुआ, तो प्रोडक्ट है नहीं, है ना। तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बेटा देखो डिक्रीज होगा, है ना, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। देखते जाओ, इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होता गया, है ना, डिक्रीज कर दिया, ठीक है। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो है ये देखो, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, सपोज इस पॉइंट पे मिला और फिर आगे चला गया और फिर चलता चला गया, ठीक है। तो देखो ये पॉइंट जो है यहाँ पर मिल रहा है ये, ठीक। हो सकता है कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होते 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 किसी पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट से मिल जाए यहाँ पर, ठीक है। बट अब देखो इसके आगे जब मूव किया तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखो, ये देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर देखो, ये पॉइंट, ठीक। अब देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम कह सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ तक कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आ रहा था, बट यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन में क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, टाइम प्रोसीड कर रहा है बट कॉन्सेंट्रेशन देखो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ ये मैं थोड़ा सा और इसको भी तुम थोड़ा स्ट्रेट बना लो, ठीक है, ऐसा, ये देखो, ठीक। मतलब वो पॉइंट जहां पे कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, जिसके बाद से चेंज नहीं हो रहा है, ये देखो चेंज नहीं हो रहा है, ये देखो चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या कह सकते हो, इक्विलिब्रियम स्टेट कह सकते हो, ठीक है। और क्या हो सकता है इक्विलिब्रियम का ग्राफ, ये देखो इनिशियली मान लो तुम्हारा रिएक्टेंट यहाँ पर है, इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता 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 डिक्रीज हुआ और फिर एक पॉइंट के बाद जाकर के क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, है ना। और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ था, ये होता गया इंक्रीज और इंक्रीज होते होते एक पॉइंट के बाद जाकर के कांस्टेंट हो गया, मतलब कि टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं आ रहा है, देख रहे हो ना, टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन में चेंज फिर नहीं आ रहा है, यहाँ तक चेंज आया, यहाँ तक इसका चेंज आया, यहाँ तक प्रोडक्ट का चेंज आया, उसके बाद कांस्टेंट, यहाँ तक रिएक्टेंट का चेंज आया, फिर क्या हो गया, कांस्टेंट। जरूरी नहीं है कि किसी पॉइंट पे ये मिले, है ना, हो सकता है कि किसी पॉइंट पे इनका कॉन्सेंट्रेशन मिले उसके बाद से फिर आगे प्रोसीड कर जाए, ठीक है। तो ये भी ग्राफ हो सकता है किसका, ये भी ग्राफ किसका है बेटा, ये देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पॉइंट जो है ये क्या बताएगा, इक्विलिब्रियम। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट के बाद से रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन देखो कांस्टेंट हो गया टाइम के साथ, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन देखो कांस्टेंट हो गया किसके साथ, टाइम के साथ, ठीक है। तो ये भी पॉइंट क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। इस ग्राफ को भी इक्विलिब्रियम ग्राफ के, तुमसे पूछते हैं कि इसमें से कौन सा इक्विलिब्रियम का ग्राफ है ना। थर्ड कंडीशन देखो क्या हो सकता है, देखो ध्यान से, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ है, ठीक है, ये डिक्रीज हुआ, डिक्रीज होता 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 गया, ठीक है, ऐसे नहीं, ये तो बन गया था, ये देखो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता गया, होता 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 गया, यहाँ से कांस्टेंट हो गया, ठीक है, समझ गए। अब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन देखो यहाँ से इंक्रीज हो रहा था और यहाँ पर जाकर के मिल गया और फिर कांस्टेंट हो गया, समझ गए। तो यहाँ तक तो चेंज आ रहा था रिएक्टेंट में, यहाँ तक चेंज आ रहा था रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, बट यहाँ पर जाकर के क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, मतलब ये भी हो सकता है, ये पॉइंट भी क्या बताएगा तुम्हें, इक्विलिब्रियम पॉइंट बताएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम में अगर तुम ग्राफ चेक करोगे तो इन तीनों ग्राफ को तुम कह सकते हो कि ये इक्विलिब्रियम का ग्राफ है। आ रही बात समझ में, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट को इक्विलिब्रियम क्यों नहीं कहोगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट वो पॉइंट होगा जहां पर
कॉन्सेंट्रेशन जो है वो टाइम के साथ कांस्टेंट हो जाए। यहाँ पर कांस्टेंट हुआ तब यहाँ पर, यहाँ से जैसे ही आगे मूव किया तुमने, कॉन्सेंट्रेशन देखो इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। तो इसलिए इस पर्टिकुलर पॉइंट को नहीं बोलोगे। यहाँ पर किसी भी पॉइंट को यहाँ पर नहीं बोल सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ से सीधे सीधे डिक्रीज हो रहा है, यहाँ ये इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को तुम इक्विलिब्रियम नहीं बोल सकते हो, यहाँ पर बोलोगे, क्योंकि इसके बाद क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। क्लियर, आगे बात समझ में। तो ये था ग्राफ तुम्हारा किसके बीच में, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में। अब रेट वर्सेस टाइम के बीच में अगर देखते हो तो बेटा रेट जो है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलोगे क्या, क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम, है ना, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अगर यहाँ देखो तुम, यहाँ देखो, यहाँ था रिएक्टेंट, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन अगर ये जा रहे हो तुम फॉरवर्ड डायरेक्शन में, है ना, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा, प्रोडक्ट बन रहा है तो फॉरवर्ड जा रहे हो ना, तो ये जा रहे हो तुम फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, फॉरवर्ड जाते 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 यहाँ पर गए। ठीक है, और ये जा रहे हो तुम बैकवर्ड रिएक्शन, ये देखो ये देखो ये देखो ये रेट, ठीक है, ये रेट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यहाँ देखो, यहाँ तक डिक्रीज हो रहा था, यहाँ तक इंक्रीज हो रहा था, बट यहाँ के बाद से क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ये इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड को इक्वल करना है, कांस्टेंट करना है टाइम के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, रेट वर्सेस टाइम का, है ना। अब ये अगर रेट वर्सेस टाइम का ये तुम ग्राफ चेक करना चाहो कि ऐसा भी हो सकता है क्या, ये देखो यहाँ पर रिएक्टेंट है ना, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो रहा है, ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होता गया, है ना, और प्रोडक्ट का रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ देखो ध्यान से, ये इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज ही होता चला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर रेट जो है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को तुम रेट वर्सेस टाइम में तुम इक्विलिब्रियम नहीं कह सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट हुआ, लेकिन इसके आगे जाते ही क्या हो गया, चेंज होने लगा। आ रही बात समझ में, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट नहीं हो रहा है, स्पीड जो है बराबर नहीं हो रही है फॉरवर्ड और बैकवर्ड की, तो ये ग्राफ जो है ये नहीं होगा, रेट वर्सेस टाइम में ये ग्राफ नहीं होगा। आगे बात समझ में, तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं ये कि इनमें से कौन सा इक्विलिब्रियम का ग्राफ है, तो वहां पे पहले तुम्हें ध्यान देना होगा कि वो जो ग्राफ दिया हुआ है वो ग्राफ किसके बीच में है, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में है या रेट वर्सेस टाइम के बीच में है। ठीक है, तो दोनों में बहुत ही आराम से डिफरेंस समझना कि क्या है दोनों में डिफरेंस। यहाँ पर हम ले रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता जाए, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता हुआ जाए, बट एक ऐसा पॉइंट आ जाए जिसके बाद से कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, मतलब इंक्रीज ना हो रहा हो, डिक्रीज ना हो रहा हो, ठीक, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलोगे इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन हो सकती हैं कि हो सकता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसी पॉइंट पे मिले ना, है ना, वो भी पॉइंट हो सकता है जैसे ये था, है ना, हो सकता है किसी पॉइंट पे मिले और अगले पॉइंट पे जाकर के चेंज हो गए, तो फिर वो इक्विलिब्रियम नहीं हुआ, चेंज हो गए तो इक्विलिब्रियम नहीं हुआ, इंक्रीज और डिक्रीज हुआ तो इक्विलिब्रियम नहीं हुआ, है ना। जिस पॉइंट से कांस्टेंट हो जाए, जिस पॉइंट पे जाओ और उसके बाद से कॉन्सेंट्रेशन चेंज ना हो, कांस्टेंट हो जाए टाइम के साथ, तो देखो इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, देख रहे हो, ये कोई चेंज नहीं हो रहा है, स्ट्रेट हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। ये भी कंडीशन हो सकती थी किसी पॉइंट पे मिले ही ना, है ना, रिएक्टेंट अपना अलग चल रहा है, प्रोडक्ट अपना अलग चल रहा है, एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे टाइम प्रोसीड कर रहा था बट कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गया, टाइम चल रहा है बट कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा, ना डिक्रीज हो रहा है ना इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलोगे इक्विलिब्रियम। तो ये कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है और ये रेट वर्सेस टाइम का। ठीक है, ये पॉइंट होगा। क्लियर, चलो समझ में आ गया इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम की कुछ कंडीशंस देखते हैं कि इक्विलिब्रियम कहाँ अचीव होता है ना, इसकी ये नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम उसी में अचीव होगा जो रिएक्शन क्लोज कंटेनर, क्लोज स्पेस में हो रहा हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इक्विलिब्रियम स्टेट कैन ओनली बी अचीव्ड इन द रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल तो होना ही चाहिए ना, रिवर्सिबल होगा, और क्या कंडीशन है, इन विच रिएक्शन इज कैरिड आउट इन क्लोज स्पेस, है ना। सिंपल सी बात है, सोचो अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, मान लो PCl3 को PCl5 को डिसोसिएट करते हो तुम, PCl3 और Cl2 गैस बनती है और ये रिएक्शन ओपन कंटेनर में हुई, तो फिर गैस तो उड़ जाएगी ना,
तो फिर उसे मिलेगा नहीं PCl3 को, तो वापस बैक रिएक्शन तो वो नहीं देगा, है ना। तो इक्विलिब्रियम कहाँ है, वहां होगा जो क्लोज कंटेनर, क्लोज स्पेस में हो रहा हो, ठीक है। कैटलिस्ट जो है इसका इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, ये स्पीड को कम ज्यादा कर सकता है, रिएक्शन फास्ट कर सकता है ना, बट इक्विलिब्रियम जहां आनी है वहीं आएगी। मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो तुम्हें किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचना है, ठीक है। अब ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचने के लिए मान लो तुम्हें कोई फैक्टर, कोई कैटलिस्ट देते हैं जो तुम्हारी स्पीड को बढ़ा दे, समझ रहे हो। तो स्पीड को बढ़ा दे तो तुम्हारी बी पॉइंट पे पहुंचने की स्पीड ही तो बढ़ाएगा, बी को तुम्हारे पास थोड़ी लेके आ जाएगा, है ना। तो वो कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। मतलब तुम आराम से बी पॉइंट पे पहुंचो या बहुत फास्ट पहुंच जाओ, ठीक है। तो कैटलिस्ट का फंक्शन ये होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, बट इक्विलिब्रियम जहां अचीव होना है वो वहीं अचीव होगा, उससे पहले नहीं आ जाएगा कैटलिस्ट डालने पे। बस ये हो सकता है कि तुम इस डेस्टिनेशन पे पहले पहुंच सकते हो, कैटलिस्ट दिया तो स्पीड बढ़ करके यहाँ तक पहुंच जाओगे, इसको तुम पास में नहीं ला सकते हो। मतलब अगर मान लो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो कोई, तो इस इक्विलिब्रियम को तुम क्लोज नहीं कर सकते हो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। समझ में आ रही है ना बात। तो दौड़ के जाना है, फास्ट जाओ, है ना, स्पीड को फास्ट कर सकते हो, स्लो कर सकते हो, बट तुम्हें जहां जाना है उस जगह को तुम अपने पास नहीं ला सकते हो, ऐसे समझ लो। तो कैटलिस्ट का फंक्शन ऐसा ही है कि इक्विलिब्रियम जहां आनी है वहीं आएगी, ठीक है। कैटलिस्ट उसमें कुछ नहीं कर पाएगा कि तुमको इक्विलिब्रियम तुम्हारे पास, मतलब रिएक्शन में रिएक्टेंट को क्लोज कर दे, ठीक है। तो ये मतलब हुआ इसका। तो कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट को नहीं चेंज करेगा वो, है ना। ये क्या कर सकता है, रिएक्शन को जल्दी फास्ट करा सकता है, ठीक है। ये फंक्शन हुआ। इक्विलिब्रियम का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, हमेशा क्या होता है, डायनामिक होता है। डायनामिक का मतलब क्या है कि रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव होगा, बट उस स्पेस पे रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी, है ना। अगर रिएक्शन वहां पे स्टॉप हो जाती तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता, बट इक्विलिब्रियम कभी भी स्टैटिक नहीं होता, प्रोसीड करता है, करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, ठीक है, प्रोडक्ट फॉरवर्ड या बैकवर्ड रिएक्शन में। जैसी कंडीशन टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम की दोगे, कॉन्सेंट्रेशन की दोगे, उसके टर्म्स में वो प्रोसीड करेगा। अगर इक्विलिब्रियम आए और रिएक्शन रुक जाए वहीं पर, आगे बढ़े ही ना, तो उस कंडीशन को कहते हैं स्टैटिक। बट इक्विलिब्रियम कभी भी स्टैटिक नहीं होता है, क्या होता है, डायनामिक होता है, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन फ्रॉम आइदर साइड, किसी भी, मतलब दोनों साइड से चलो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहे हो, प्रोडक्ट से वापस बैक रिएक्शन जा रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो तो इक्विलिब्रियम मिलेगा, बैकवर्ड भी आ रहे हो तो भी तुम्हें इक्विलिब्रियम मिलेगा, उसी जगह मिलेगा, ठीक है, जहाँ पे फॉरवर्ड जाते समय है, ठीक है। तो जब तुमने H2 और I2 को कंबाइन किया, 2HI बनाया, ठीक है, तो इधर से इधर जाते समय जहां इक्विलिब्रियम होगा वहीं इधर से बैक आते समय भी इक्विलिब्रियम अचीव होता है, ठीक है। समझ लो इसको। देखो देखो मान लो कि यहाँ पे हम दोनों तरफ से ग्राफ बनाते हैं, ऐसा कुछ, यही रिएक्शन ले लो, H2 प्लस I2 है, ये कंबाइन होकर के 2HI बना रहा है, ठीक है, ये देखो। और यहाँ ले लिया हमने कॉन्सेंट्रेशन और इधर ले लिया टाइम, कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम, ठीक है। तो अब देखो, जैसे कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर है ना, डिक्रीज हो रहा है, ठीक, डिक्रीज होता 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 गया, ये है ना, ये है तुम्हारा H2 और I2, ठीक। HI यहाँ पर इनिशियली यहाँ पर है, इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होता होता, ये देखो यहाँ से उठा और ये होता 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 यहाँ गया और ये कांस्टेंट हुआ और ये इधर चला गया, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर कहीं अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है जहाँ पर, ये देखो, ये पॉइंट ले लिया, इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। तो यहाँ H2I2 था, इधर जाकर के H2I2 है, ये समझ रहे हो, इधर से आते हो तो ये हो गया तुम्हारा रिएक्टेंट, ठीक। और ये क्या था, HI था यहाँ पर, इधर से HI जो है ये है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम अगर तुम्हारा इधर से जाते हुए मिल रहा है तो इधर से भी आते हुए इक्विलिब्रियम अचीव होगा, इसका मतलब ये था इस पॉइंट का,
ठीक है, क्लियर। तो अभी तो ये समझा कि एग्जैक्टली इस चैप्टर का मतलब क्या था, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब था, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या थी, और रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होता है। ठीक है, ये अभी बेसिक चीजें थी केमिकल इक्विलिब्रियम की। तो अभी तुम्हें समझ में आ गया कि केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है, किस पॉइंट को कहते हो, क्योंकि कंफ्यूजन ये बना रहता है कि कैसे पहचाने, ग्राफ में कंफ्यूजन होता है कि कौन सा ग्राफ इक्विलिब्रियम को बता रहा है। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट बताया हमने, तो उस कॉन्सेप्ट को याद रखो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में, कि तुम्हें क्या याद रखना है, और रेट के टर्म में। ठीक है, क्लियर। चलो सारे पॉइंट्स बेटा नोट करते चलना, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हें इक्विलिब्रियम समझाने में हेल्प करेंगे। अब आ जाते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला मिलने वाला है, जो इसमें आगे अब न्यूमेरिकल करोगे ना तुम लोग, तो वो न्यूमेरिकल तुम्हें इसी से मिलेगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या कहते हैं, पहले यहाँ पर हम कोई रिवर्सिबल रिएक्शन कंसीडर कर ले। तो कंसीडर अ रिवर्सिबल रिएक्शन, देखो ये रिएक्शन मैं कंसीडर करने जा रही हूँ। देखो ए मोल ऑफ ए लिया, मोल्स के साथ ले लेती हूँ। ठीक है, बी मोल ऑफ बी गिव्स आउट सी मोल ऑफ सी एंड डी मोल ऑफ डी, है ना। कोफिशिएंट जो है वो तुम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, एक्स वाई जेड मान सकते हो, है ना, अल्फा बीटा गामा मान सकते हो, एम एन मान सकते हो, कुछ भी मान लो। कोफिशिएंट है ये, जो नंबर बैलेंसिंग के लिए यूज करते हो ना, वो नंबर है ये। क्लियर। तो चलो देखो यहाँ पर ये हमने एक रिवर्सिबल रिएक्शन कंसिडर की। ठीक, तो अब देखो रेट लॉ जो है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, इसको हम रेट लॉ से समझेंगे। रेट लॉ क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ओनली, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ओनली, प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं होता है इसको। ठीक है, तो रेट लॉ क्या कहता है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ओनली। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, और अगर स्टोइकियोमेट्री अलग है या सेम है, कुछ भी है, तो जो भी स्टोइकियोमेट्रिक नंबर यूज करते हो बैलेंसिंग के लिए, वो नंबर्स कहाँ जाएंगे, पावर्स में जाते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर देखो इस रिएक्शन से समझेंगे कि ये जो रिएक्शन है, यहाँ पर हमारे पास दो तरह से रिएक्शन चल रही है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है। तो दो तरफ से रेट निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर अगर देखो तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो देखो यहाँ पर फॉरवर्ड जब जाते हो तो रिएक्टेंट ये है, और रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट लॉ के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट से ही मतलब है ना, प्रोडक्ट से मतलब नहीं है। तो रिएक्टेंट्स को देखो, तो इस साइड से जब जा रहे हो फॉरवर्ड रिएक्शन, तो रिएक्टेंट क्या है, ए एंड बी। ठीक, तो ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए लोगे, इसकी पावर क्या हो जाएगा, ए एंड बी की पावर बी। अभी हमने बताया क्या, अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो तो उनका प्रोडक्ट ले लेते हैं। ठीक है, क्लियर। तो देखो अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा करके एक कांस्टेंट लगा दो के एफ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी हो गया। ठीक है, अब हमारे पास दूसरी तरफ से भी रिएक्शन है, बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी देखोगे, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए एंड बी की पावर बी। अब यहाँ से भी तुम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट ले लिया के बी। ठीक है, ये देखो बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के बी, कॉन्सेंट्रेशन अब इधर से आते हो तो सी है की पावर सी एंड, अच्छा यहाँ से देखो मिस्टेक हो गई, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए कॉन्सेंट्रेशन क्या था, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए सी एंड डी था, यहाँ से करेक्ट करो। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन सी की पावर सी एंड डी की पावर डी। इधर से आते तो रिएक्टेंट ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा करके के बी ले लो, कॉन्सेंट्रेशन सी की पावर सी, डी की पावर क्या होगा, डी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। दो तरफ से रिएक्शन चल रही है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। फॉरवर्ड रिएक्शन जा रहे हो तो रिएक्टेंट्स ए एंड बी है।
ठीक है। बैकवर्ड आ रहे हो तो रिएक्टेंट सी एंड डी है, ठीक है। अब आ जाओ एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे देखेंगे बेटा क्या होता है एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये है और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ये है, इन दोनों को इक्वल कर रहे हो, देखो ध्यान से। तो ये इज इक्वल टू ये है, तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे। आर एफ और आर बी जब इक्वल होगा तो ये भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, के एफ कॉन्सेंट्रेशन ए की पावर ए और बी की पावर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी कॉन्सेंट्रेशन सी की पावर सी एंड कॉन्सेंट्रेशन डी की पावर डी, ठीक है। इसे क्या लिख सकते हो, देखो के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो कॉन्सेंट्रेशन सी की पावर सी कॉन्सेंट्रेशन डी की पावर डी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ए की पावर ए एंड कॉन्सेंट्रेशन बी की पावर बी। और ये जो रेशियो होता है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन का, इसको तुम केसी कहते हो, है ना। इसकी जगह क्या लिख सकते हो, केसी, ठीक है। केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है इन टर्म्स ऑफ एक्टिव मास, जो कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं उसको एक्टिव मास भी कहते हो, ठीक है, या इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कह सकते हो। क्लियर। तो केसी इज इक्वल टू क्या आया बेटा, देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सी की पावर सी डी की पावर डी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ए की पावर ए एंड बी की पावर बी। क्लियर है, ये देखो। तो अब अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी यहाँ पर क्या है, यहाँ क्या लिखोगे केसी, इसको बोलते हो बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कह सकते हो और क्या कह सकते हो, एक्टिव मास। ठीक है। अब अगर इसको तुम डिफाइन करते हो तो बोलो क्या डिफाइन करोगे, देखो यहाँ पर क्या डिफाइन करोगे। ये तुम्हें रेशियो दिख रहा है किसका, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, है ना। ये देखो सी और डी क्या थे, प्रोडक्ट थे, ठीक है। सी और डी क्या थे, प्रोडक्ट्स थे, इन्हीं का क्या ले लिया, प्रोडक्ट, है ना, मल्टीप्लाई कर दिया इसको। एंड प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये दोनों क्या थे, रिएक्टेंट्स थे। तो यानी कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट्स करना है विच आर रेज्ड टू द पावर ऑफ देयर मोल्स, या स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कह सकते हो। इनके मोल्स जो होंगे वो कहाँ जाएंगे, पावर में जाएंगे। तो सबसे पहली चीज तुम्हें न्यूमेरिकल करने से पहले तुम्हें तरीका पता होना चाहिए कि तुम्हें रखना कैसे, इसे रिएक्टेंट किधर रखना है, प्रोडक्ट किधर रखना है और मोल्स कहाँ जाएगा। एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स हैं तो उनका क्या रिलेशन होगा। तो देखो पहली चीज तो ये समझोगे कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लेना है तुम्हें, सिंपल सी बात, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट है तो उनको मल्टीप्लाई कर लो, उनका प्रोडक्ट ले लो, ठीक है। और जितने भी मोल्स तुम्हें दिखेंगे कोफिशिएंट, वो कहाँ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन के पावर में जाएगा, बस सिंपल सी बात, ठीक है। अब मान लो कि कोई गैसेस रिएक्शन गिवन है ना, फॉर गैसेस रिएक्शन, तो वहां पर कॉन्सेंट्रेशन की जगह क्या दिया होगा, पार्शियल प्रेशर। इफ पार्शियल प्रेशर क्या दिया हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ reactants and products are given। तो अब तुम केसी कैसे निकालोगे, तब फिर तुम केसी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालोगे। तो फिर वहां पर यही टर्म्स जो होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही, बट केसी की जगह तुम क्या रिप्रेजेंट करोगे, केपी करोगे। क्लियर है, केसी की जगह क्या हो जाएगा, केपी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब हम पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लेने जा रहे हैं वैल्यूज, ठीक है। बट होगा वही प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। क्लियर। तो देखो यहाँ पर इसी रिएक्शन को अगर कंसिडर करो तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, देखो सी और डी है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर सी कर लिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की पावर डी कर लिया, अपॉन क्या लोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर क्या हो जाएगा, बी। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो देखो हो सकता है तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन ना दे करके पार्शियल प्रेशर गिवन हो, तो उस कंडीशन में तुम क्या करोगे, पार्शियल प्रेशर के टर्म में वैल्यू रखोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए। तो यहाँ पर केपी क्या होगा, केपी भी क्या है बेटा,
केमिकल इक्विलिब्रियम है, मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ क्या है, पार्शियल प्रेशर, ये इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन था। ठीक है, समझ में आ गया? जल्दी जल्दी से नोट करो, इसे नोट कर लिया? चलो वीडियो पॉज करके नोट करके आगे बढ़ो। अब देखो केसी और केपी में क्या रिलेशन है। मान लो तुमसे एक ही क्वेश्चन में दोनों पूछते हैं, केसी और केपी भी, ठीक है, तो कैसे निकालोगे? इससे पहले रिलेशन से पहले हम तुम्हें बता दें कि केसी और केपी कैसे फॉर्मेट में रखते हो। कोई एक इक्वेशन लेते हैं, मान लो हेबर प्रोसेस लिया हमने, ठीक है। हेबर प्रोसेस में क्या होता है, N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3, है ना। तो पहले इसको केसी केपी के टर्म्स में रखना सीखो। केसी अगर लेते हो तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है, NH3, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3, और जो मोल्स होगा बेटा वो कहाँ जाएगा, पावर में। NH3 की पावर क्या हो गया, 2, है ना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2, ये रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट्स लेते हो ना, और कॉन्सेंट्रेशन H2 की पावर 3। समझ रहे हो कैसे रखना है तुम्हें, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर Kp लिखते हो तो Kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन, Kp इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन नहीं लेना है तुम्हें, क्या लेना है, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर किसका लोगे, प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट क्या है, NH3, और इसकी पावर क्या है, 2, ठीक है। पार्शियल प्रेशर लोगे रिएक्टेंट का, N2, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, और H2 के मोल्स कितने के बने, 3, तो ये कहाँ चला जाएगा, पावर में। क्लियर? तो ये कैसे रिप्रेजेंट करते हो, कैसे रखते हो, ठीक है, किसी इक्वेशन को देख करके केसी और केपी वैल्यू जब तुम्हें मिलेगी तो रखने का सही तरीका मालूम होना चाहिए ना, तभी तो रखोगे, ठीक है। तो चलो अब आते हैं केपी और केसी में रिलेशन क्या है वो समझो। चलो नोट कर लिया, ये केपी और केसी का रिलेशन समझते हैं। आ जाओ इधर, इधर आ जाओ, देखो रिएक्शन हम इक्विलिब्रियम वही वाली रिएक्शन कंसीडर कर ले जो ली थी, ठीक है। और यहाँ पे देखो केसी अगर लेते हो तो केसी इज इक्वल टू क्या था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सी की पावर सी एंड डी की पावर डी, डी की पावर डी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ए की पावर ए एंड बी की पावर बी, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट ले लो इसे। और केपी जब लिखा था तुमने तो क्या लिखा था, पार्शियल प्रेशर सी की पावर सी एंड पार्शियल प्रेशर डी की पावर डी अपॉन पार्शियल प्रेशर ए की पावर ए एंड पार्शियल प्रेशर बी की पावर बी। इक्वेशन सेकेंड ले लो, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? ये तो इक्वेशन वही है जो अभी हम लोगों ने डिराइव किया था, ठीक है। चलो अब देखते हैं रिलेशन कैसे निकालोगे इसमें, ठीक। तो देखो बेटा, एक आइडियल गैस इक्वेशन तुम सभी को पता होगी, नहीं पता है तो भी नोट कर लो। पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। आ रही बात समझ में? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू N/V/RT लिख सकते हो, देखो, है ना। और N/V क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है, CRT, है ना। कॉन्सेंट्रेशन होता है तो CRT। तो अब अगर मान लो कि हम लेते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ A, तो हमें क्या लेना होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ART। क्लियर है? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी लेते हो तो क्या लेना होगा, कॉन्सेंट्रेशन BRT। पार्शियल प्रेशर सी लेते हो तो क्या लेना होगा, कॉन्सेंट्रेशन CRT। और पार्शियल प्रेशर डी लेते हो तो ये क्या लोगे, कॉन्सेंट्रेशन DRT। इतनी बात समझ में आ गई, है ना। इनको मिला करके इक्वेशन मान लो तुम थर्ड, ठीक है। तो अब देखो वैल्यू जो है PA, PB, PC एंड PD, पार्शियल प्रेशर ऑफ A, B, C एंड D, इसको कहाँ रख दोगे, इक्वेशन सेकेंड में रख लो। पार्शियल प्रेशर ऑफ C, D, A एंड B की जगह रखो, ठीक है। तो ध्यान से देखो कैसे रखोगे, यहाँ देखो KP इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ C की जगह तुम क्या रख सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CRT। तो देखो यहाँ पे हमने रखा कॉन्सेंट्रेशन CRT, और इसकी पावर बेटा क्या है C, तो इस पूरे की पावर कर दिया C, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर डी की जगह क्या रखोगे, कॉन्सेंट्रेशन डी आर टी, तो ये रखा कॉन्सेंट्रेशन डी आर टी, और इस पूरे की पावर क्या हो गया डी। ठीक है, अब आ जाओ नीचे रिएक्टेंट कंडीशन में। तो पार्शियल प्रेशर ए है, पार्शियल प्रेशर ए की जगह तुम क्या रखोगे, कॉन्सेंट्रेशन ए आर टी की पावर क्या हो जाएगा ए। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर बी की जगह रखोगे तुम कॉन्सेंट्रेशन बी आर टी की पावर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो आगे, ये देखो आर टी और आर टी बेस है, बेस इक्वल हो गया, पावर क्या हो जाएगा इधर ऐड हो जाएगा। ऐसे ही नीचे आर टी की पावर ए, आर टी की पावर बी, आर टी पावर बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास सी की पावर सी मिलेगा यहाँ से, डी की पावर डी, ठीक है, और आर टी की पावर सी प्लस डी। नीचे ऐसे ही आ जाओगे, कॉन्सेंट्रेशन ए की पावर ए और बी की पावर बी मिल जाएगा, और आर टी की पावर ए प्लस बी। तो देखो क्या मिलने वाला हमें यहाँ पर, ध्यान से देखो, इसे हम लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन सी की पावर सी, डी की पावर डी, और आर टी की पावर क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बताओ, सी प्लस डी लिख सकते हो। ठीक है, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ए की पावर ए और बी की पावर क्या हो गया है बी, और आर टी की पावर क्या हो जाएगा ए प्लस बी। आ रही बात समझ में। अब इस पूरी वैल्यू को देखो जरा ध्यान से, इसको, ये किसके इक्वल है, देखो इसके इक्वल है ना, देखो ध्यान से। तो इस पूरे की जगह हम क्या रख सकते हैं, केसी लिख सकते हो ना, केसी। अब ये देखो क्या है तुम्हारा आर टी बेस इक्वल हो गया, तो अब क्या कर सकते हो आर टी और ये सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी कर सकते हो ना, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। और देखो जरा ध्यान से कि सी और डी जो है ये मोल्स था किसका, प्रोडक्ट का था, है ना, और ए प्लस बी मोल्स किसका था, रिएक्टेंट का। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को डेल्टा एन लिख सकते हो ना। देखो तो ये क्या हो जाएगा के पी इज इक्वल टू के सी, और आर टी की पावर क्या हो जाएगा डेल्टा एन। ठीक है, और डेल्टा एन निकालते समय ये बेटा ध्यान रखना कि ये नंबर ऑफ मोल्स तुम्हें सिर्फ गैस का लेना है, सॉलिड और लिक्विड का नहीं लेना है। ठीक है, तो ये आ गया रिलेशन किसमें, केपी और केसी में। आगे बात समझ में ध्यान से देख लो, बहुत ही सिंपल तरीके से एक एक पॉइंट समझा करके बताया है कैसे डिराइव करोगे। डेरिवेशन तुमसे नहीं पूछते, बट फॉर्मूला कहाँ से आया वो तुम्हें मालूम होना चाहिए। पूछ भी सकते हैं, डेरिवेशन का कोई पार्ट पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तुम्हारे सिलेबस में है तो क्लियर, समझ में आ गया फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखो, अगर तुमसे किसी एक क्वेश्चन में दोनों पूछते हैं तो एक निकालो, दूसरे को इसके रिलेशन पे रख दो। मान लो कि तुमसे कोई एक ही पूछते, सिर्फ केपी ही पूछ रहे होते, केसी नहीं पूछ रहे होते, तो टाइम वेस्ट होता ना कि पहले केसी निकालोगे फिर केपी निकालोगे, है ना, तो वो नहीं करना है। ठीक, तब फिर तुम क्या करो, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में या पार्शियल प्रेशर टर्म्स में रख सकते हो। यहाँ पर एक चीज और, जब तुम्हें कंपेयरिंग क्वेश्चन कहीं बताना हो, है ना, कंपेयरिंग क्वेश्चन जैसे कि तुम्हें सिर्फ ऑब्जेक्टिव बताना हो, जैसे जेई और नीट के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसमें अगर तुम्हें बताना है कि केपी ग्रेटर है या केसी ग्रेटर है, तो तुम सिर्फ डेल्टा एन से बता सकते हो, है ना। अगर डेल्टा एन की वैल्यू, डेल्टा एन पहले यहाँ पे समझ लो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तुम रिएक्शन देखो, मोल्स को चेक कर लो, तुम्हें खुद ही यहाँ से पता चल जाएगा कि डेल्टा एन की वैल्यू 0 आएगी तो केपी और केसी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बताओ, सोचो खुद से, अगर डेल्टा एन की वैल्यू 0 होगी तो आर टी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो केपी और केसी क्या इक्वल हो गया। ठीक है, समझ रहा हूँ। तो तुम अगर सिर्फ ऑब्जेक्टिव ट्राई कर रहे हो, उसमें सिर्फ तुम्हें बताना है, कंपेयर करना है, तो तुम ये कर सकते हो, है ना। देखो अब डेल्टा एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है, ग्रेटर देन 0 ले लो, है ना, 0 से बड़ी हो, ठीक, यानी कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी ना। तो अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी तो ये तुम्हारा रिलेशन था के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन। देखो ध्यान से, अब डेल्टा एन की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो के सी से वो ये आर और टी की वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, यानी कि के पी जो है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा के सी। बताओ सही बात है ये, सही है ना। चलो अब अगर डेल्टा एन की वैल्यू
देखो सोचो खुद से, डेल्टा एन की वैल्यू लेस देन 0 हो, ठीक है, मतलब नेगेटिव में जाएगी वैल्यू। मान लो ये -1 होता, नेगेटिव में -1 होता तो क्या करते तुम, केसी अपॉन आर टी करते ना, केसी अपॉन आर टी करते, तो केसी अपॉन आर टी करते तो केसी की वैल्यू क्या हो जाती, छोटी हो जाती ना। तो जब केसी की वैल्यू छोटी हो जाती तो केपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन केसी हो जाएगी। क्लियर? तो तुम डेल्टा एन से भी केसी केपी कंपेयर कर सकते हो, जहाँ कंपेयरिंग क्वेश्चन हो वहां पे ये कॉन्सेप्ट लगा दो। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो अब तुम्हें केसी पता चल गया है और केपी पता चल गया है कि कैसे केसी और केपी कैलकुलेट करोगे और कैसे केपी और केसी का रिलेशन चेक करोगे। कंपेयरिंग क्वेश्चन करना है तो अलग न्यूमेरिकल होता है, इस फॉर्मूले पे, इस फॉर्मूले पे तुमसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है, तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो अब आगे कुछ चीजें और इम्पोर्टेंट इसमें समझो। एक नोट पॉइंट करो इसमें, क्या नोट पॉइंट करोगे कि कॉन्सेंट्रेशन जो है ना, जिसको तुम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन और एक्टिव मास, ठीक है, एंड पार्शियल प्रेशर अगर लेते हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉलिड, प्योर की बात कर रहे हैं, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड अगर लेते हो, की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, इज इक्वल टू द यूनिटी, है ना। आ रही बात समझ में? 1 ले लेना है इसको, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की बात कर रहे हैं, एक्वस की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक्वस में होगा कॉन्सेंट्रेशन होगा, ठीक है। गैसेस रिएक्टेंट प्रोडक्ट लोगे तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन भी होगा, पार्शियल प्रेशर भी होगा, लेकिन अगर प्योर लेते हो तो इसमें नहीं होगा इसका कॉन्सेंट्रेशन एंड पार्शियल प्रेशर। ऐसे समझो, जैसे मान लो कि कैल्शियम कार्बोनेट को डिसोसिएट करते हो, सॉलिड होता है बेटा, देखो सॉलिड होता है, ठीक, इसको डिसोसिएट करते हो तो ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस, ठीक है, सॉलिड प्लस गैस। तो अब इसके लिए अगर तुम्हें केसी निकालना हो तो देखो क्या करोगे, केसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 ओनली। बताओ क्यों? क्योंकि CaO क्या है, सॉलिड है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, सॉलिड है, कॉन्सेंट्रेशन क्या लिया, 1, ठीक है। अब अगर इसका तुम्हें केपी निकालना है तो उसमें भी क्या करोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ही लोगे ना। क्यों? क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, सॉलिड है, और कैल्शियम कार्बोनेट भी सॉलिड है, ठीक है। तो इसका तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर नहीं लेना है, ये ध्यान रखना सॉल्व करते समय, ठीक है। क्लियर? आ रही बात समझ में ना? सिंपल चैप्टर है, इजी चैप्टर है, बट एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते चलना है और सारे पॉइंट्स नोट करते चलना, ठीक है। जो डिराइव करवाया उसको खुद से डिराइव करना, डायरेक्ट फॉर्मूले पे मत जाना कभी भी। प्रॉब्लम यही होती है कि हमें लगता है कि हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कर लिया, इसमें ये छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो आप ध्यान नहीं देते हो तो कंफ्यूजन बना रहता है, ठीक है। तो कोई जल्दीबाजी नहीं है, छोटा चैप्टर है, आसानी से तैयार होता है, कुछ बेसिक चीजों को बट ध्यान से समझते चलना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यूनिट्स ऑफ केसी एंड केपी, है ना, ये बेटा डिपेंड करेगा रिएक्शन पे, है ना, इसकी कोई एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं होगी, रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये वैरी करता है। जैसे अब तुम निकालोगे कैसे, ये मैं तुम्हें बता देती हूँ। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास ये रिएक्शन है इक्विलिब्रियम, PCl5 को डिसोसिएट करो तुम, PCl5 को डिसोसिएट किया तो देखो क्या मिला, PCl3 प्लस Cl2। मेंशन कर लो गैस है ये भी क्या है, गैस है, और ये भी क्या है, गैस है, ठीक है। तो अब इसके लिए कैसे लिखते हो तो क्या लिखोगे बताओ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 लोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 लोगे, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 लोगे। आ रही बात समझ में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिया है तुमने, कॉन्सेंट्रेशन लिया है ना, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है बताओ, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल्स पर लीटर होती है, मोल्स पर लीटर, और तुम मोलारिटी भी कह सकते हो कैपिटल M, है ना। इसकी जगह भी Cl2 की जगह भी तुम यूनिट क्या रखोगे, मोल्स पर लीटर रखोगे, अपॉन PCl5 की जगह क्या रखोगे, मोल्स पर लीटर रखोगे,
क्लियर? तो ये 1 मोल पर लीटर, मोल्स पर लीटर कैंसिल हो गया, तुम्हारे पास 1 मोल पर लीटर बचा यहाँ पर। तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या बचा? मोल्स पर लीटर। आ रही बात समझ में? ये इस रिएक्शन का है, हर रिएक्शन का अलग होगा, ठीक है, डिपेंड करेगा। तो केसी की यूनिट यहाँ पर क्या हो गई? मोल्स पर लीटर इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। अब अगर तुम इसका केपी की यूनिट निकालते तो केपी इज इक्वल टू क्या लिखते? पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 लेते अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 लेते। देखो, और पार्शियल प्रेशर की यूनिट क्या होती है? एटमॉस्फेयर लेते हो ना, देखो एटमॉस्फेयर, और Cl2 की जगह भी तुम क्या लेते? एटमॉस्फेयर लेते, है ना, और PCl5 की जगह भी तुम ATM लेते, ठीक है। तो देखो एक ये कैंसिल हो गया, बचा क्या तुम्हारे पास? ATM, एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो Kp की यूनिट एटमॉस्फेयर आई इसमें, और Kc की यूनिट मोल्स पर लीटर आई। अब रिएक्शन अगर चेंज होगा, ठीक है, तो रिएक्शन अगर चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो तुम एक जनरल फॉर्मूला लिख लो Kc के लिए, यूनिट के लिए, ये होता है बेटा मोल्स पर लीटर की पावर डेल्टा N। बताओ ना, यहाँ पर डेल्टा N ही तो हुआ, ये नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट का है ये, ठीक, और ये नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट का है, ठीक है। तो अपॉन अगर कर रहे हो तो कैंसिल ही कर लो, डेल्टा N तुम्हारा डिफरेंस निकाल लो, पता चल जाएगा। और इसको मोलारिटी के टर्म्स में यूज़ करना है तो ये ले लो डेल्टा N, ठीक है। Kc की यूनिट ये हो जाएगी इन जनरल। और अगर Kp की यूनिट निकालते हो तो क्या लिखोगे? एटमॉस्फेयर की पावर डेल्टा N ले लो, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर अगर यहाँ तुम डेल्टा N लेते तो यहाँ देखो क्या हो जाता, प्रोडक्ट के मोल्स हैं 2 -1, यानी कि मोल्स पर लीटर की पावर क्या रखते? मोल्स पर लीटर की पावर क्या रखते? -1 रखते। तो -1 रखते तो क्या हो जाता तुम्हारा? मोल्स पर लीटर, ठीक है। 2 -1, 1 बचता, -1 नहीं आएगा, 2 -1, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, 2 मोल्स प्रोडक्ट का है, 1 मोल्स रिएक्टेंट का है, तो 2 -1 1 हो जाता, 1 हो जाता तो मोल्स पर लीटर। डेल्टा एन की वैल्यू अगर यहाँ 1 रखते हैं तो क्या हो जाता? मोल्स पर लीटर। तो एटमॉस्फेयर में भी ऐसे ही करोगे, क्लियर। अब अगर डेल्टा एन की वैल्यू 0 हो तो यहाँ पर भी ये पॉइंट समझ लो, डेल्टा एन की वैल्यू अगर 0 होती है तो Kc, देखो Kc एंड Kp क्या होगा? ये हो जाते हैं यूनिटलेस। समझ में आई बात ना? तो जो प्रोडक्ट जितने मोल्स प्रोडक्ट के उतने मोल्स रिएक्टेंट के हैं, तो भाई तुम मोल्स पर लीटर जितना ऊपर रखोगे उतने ही तुम नीचे रखोगे, पूरा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो वहां पर यूनिट Kc और Kp की नहीं होगी, मतलब कि रिएक्शन पे डिपेंड करता है यूनिट ऑफ Kp एंड Kc। समझ में आ रही बात? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब देखो क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन तुम्हें देखना है। अब भाई देखो, अगर तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन गिवन है ना, और पार्शियल प्रेशर गिवन है इक्विलिब्रियम का, ये जो हम लोग Kc और Kp निकालते हैं, ये कहाँ का निकालते हैं? ये इक्विलिब्रियम का निकालते हैं, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन अगर तुम्हें इक्विलिब्रियम का गिवन है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, फिर तो बहुत अच्छा है। पार्शियल प्रेशर भी अगर तुम्हें इक्विलिब्रियम का गिवन है तो भी बहुत अच्छा है। तुम सीधे फॉर्मूले पे रखो, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट्स, मोल्स वोल्स चेक करो, सीधा तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अगर तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी हुई तो सीधा तुम्हें ऐसे दे देंगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी तुम्हें इक्विलिब्रियम की वैल्यू गिवन नहीं होती है, मतलब इक्विलिब्रियम का कॉन्सेंट्रेशन और इक्विलिब्रियम का पार्शियल प्रेशर गिवन नहीं होता है, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? Kc और Kp तो तुम्हें वहीं का रखना है, जो Kc हम लिख रहे होते हैं वो कहीं का भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है, किसी भी टाइम का कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है, उस टाइम का होता है जहां पर रिएक्शन कहाँ है? इक्विलिब्रियम पे है, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होता है। तो फिर क्या करोगे? सॉल्व नहीं करोगे, छोड़ दोगे? करना है, सॉल्व करना है। कैसे करना है वो प्रोसेस समझते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। मान लो कि तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन गिवन है इनिशियल मोल्स, कॉन्सेंट्रेशन भी गिवन है, क्या गिवन है? इनिशियल मोल गिवन है। अब इनिशियल मोल से तुम्हें इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन तक कैसे पहुंचना है, अगर तुम्हें Kc सॉल्व करना है, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? आ रही है, धीरे धीरे समझ में आएगी, देखो आराम से समझना। मान लो कि तुम्हें इनिशियल मोल्स गिवन है, क्या गिवन है? इनिशियल मोल गिवन है, ठीक है। हो सकता है गिवन हो सकता है ना गिवन हो, ठीक।
मान लो इनिशियल मोल गिवन है PCl5 का, कहते हैं तुमसे कि 2 मोल्स ऑफ PCl5 डिसोसिएट्स, क्लियर? तो यहाँ पे तुम 2 मोल से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर ये 40% डिसोसिएट हो रहा है, 50% डिसोसिएट हो रहा है, तो परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन तुम्हें पता चल जाएगा, 2 का 40 निकालोगे, ठीक है। अभी क्या है, मान लो कि तुम्हें मोल्स भी नहीं गिवन है, इनिशियल मोल्स भी गिवन नहीं, और कहते हैं कि PCl5 डिसोसिएट है ना 40% डिसोसिएट या 50% डिसोसिएट, तो फिर तुम्हें इनिशियल मोल क्या लेना है, कैसे स्टार्ट करोगे, ठीक। तो परसेंटेज में अगर गिवन है तो तुम अज्यूम कर सकते हो इनिशियल तुम 1 मोल ले सकते हो, ठीक है। 1 मोल से स्टार्ट करो तो इनिशियल का 40% डिसोसिएट कर लेंगे। तो देखो बात समझो, यहाँ पर PCl5 का अभी हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि कोई भी मोल गिवन नहीं, इसका परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन कुछ बता रहे हैं, ठीक। तो इनिशियली हम इसे 1 मान ले रहे हैं, तुम A मान सकते हो जब तक तुम्हें पता ना चले, 1 मान लो, ठीक है। इनिशियली प्रोडक्ट क्या ले लिया, 0 ले लिया, है ना। रिएक्शन स्टार्ट हुई है, प्रोडक्ट अभी बना नहीं है, तो इनिशियल मोल उसका क्या होगा, 0 ही होगा। अब मोल्स एट इक्विलिब्रियम की अगर बात करें, मोल्स एट इक्विलिब्रियम की बात करें तो कुछ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना होगा। ये मान लेते हैं कि कुछ परसेंटेज इसका डिसोसिएट हुआ जो कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, तो ये x मोल्स ऑफ PCl3 और PCl3 एंड Cl2 फॉर्म हो गया, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। अब जितना परसेंट इधर बना होगा वो परसेंट इधर से क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि इधर से कम हुआ होगा तभी तो इधर जाएगा। आ रही बात समझ में? तो क्या करना है तुम्हें, स्टार्ट करना है 1 मोल से, प्रोडक्ट तुम्हें 0 लेना है, और ये अज्यूम किया कि x मोल ऑफ PCl3 फॉर्म हुआ और x मोल ऑफ Cl2 फॉर्म हुआ, तो x मोल इधर बना है तो इधर से x मोल क्या हुआ होगा, डिक्रीज हुआ होगा, ठीक है। तो 1 का x इधर से कम होकर के इधर चला गया, ठीक। अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो कि जब कंफ्यूजन होता है कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि x है, x/2 है, 2x है, 3x है, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, कि परेशान रहते हैं कि समझ में नहीं आता है कि क्या रखें। तो सिंपल सा बहुत ईजी तरीका मैं बताने जा रही हूँ। यहाँ के मोल्स को तुम चेक करो, 1 मोल PCl3 है तो यहाँ पर x रखो, मान लो 2 मोल होता PCl3 तो 2x रख लेते, बस सीधा सा तरीका ये याद रखो, ठीक है। इसके मोल से x होगा, यहाँ पर जो होता PCl5 के आगे जो मोल्स होता वो यहाँ पे x रखते, क्लियर? क्लियर होगी बात, समझ में आ गई, ठीक है। तो सिंपल तरीका। अब आ जाते हैं अगर हम Kc निकालने के लिए, Kc, तो Kc हमें कैसे निकालना होगा, कॉन्सेंट्रेशन PCl3 लोगे, कॉन्सेंट्रेशन Cl2 लोगे, अपॉन क्या करोगे, कॉन्सेंट्रेशन PCl5, ठीक। अब देखो भाई यहाँ पर तुम्हें समझना है, क्या समझना है, हमें चाहिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, समझ रहे हो, यहाँ क्या चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन, और अभी क्या निकल के आया है, मोल्स आया है, मोल्स नहीं रखना है, क्या रखना है, कॉन्सेंट्रेशन रखना है। तो क्या करोगे, ये जो कॉन्सेंट्रेशन, ये जो मोल्स है अपॉन V कर लो, क्या करना है तुम्हें, मोल्स अपॉन V, तो देखो ये यही तो होता है, N/V क्या हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन। तुम्हें बता ही रहे होंगे कि इतने लीटर कंटेनर में ये रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, ये रिएक्शन कैरिड आउट इन दिस लीटर कंटेनर, ठीक है। तो तुम्हें वॉल्यूम तो गिवन होगा, ठीक। और मान लो कि किसी इक्वेशन में वॉल्यूम कैंसिल होना हो तो हो सकता है ना गिवन हो, बट तुम रखो फॉर्मूले में। तो अब देखो हमारे पास डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन नहीं था, क्या किया हमने, डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन नहीं था, कॉन्सेंट्रेशन तक पहुंचाई है इक्वेशन को, कैसे, अब इक्विलिब्रियम पे हमने N/V कर दिया, ठीक। तो अब देखो कॉन्सेंट्रेशन PCl3 की जगह क्या रखोगे, x/V, Cl2 की जगह क्या रखोगे, x/V, है ना, और PCl5 की जगह क्या रखोगे, 1 - x/V। देखो ध्यान से, अब ये हमने रख दिया है कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम का, आ रही बात समझ में, जो कि इनिशियली गिवन नहीं था, हमें क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम का कॉन्सेंट्रेशन गिवन नहीं था, लेकिन निकालना क्या था, Kc, तो कैसे पहुंचे वहां तक, ये प्रोसेस था, क्लियर। तो अब देखो यहां से तुम क्या करो, V कैंसिल कर लो, एक बचा क्या, देखो क्या बचा है यहाँ पे, ये देखो x स्क्वायर हो गया, और ये V जो है ये नीचे आ जाएगा, और नीचे क्या बचा था, 1 - x, और ये हो गया V, और ये हो गया Kc। अब मान लो तुमसे यही क्वेश्चन कह रहे होते हैं कि PCl5 इज 40% डिसोसिएट, ठीक है। तो तुमने अगर इनिशियल 1 लिया है तो x की वैल्यू क्या हो जाती है, 0.4, है ना, x क्या हो जाता है, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन कितना, 0.4,
और बता रहे होते हैं कि इन PCl5 इज डिसोसिएट इन 2 लीटर कंटेनर, ठीक है, 40% डिसोसिएट इन 2 लीटर कंटेनर, तो वॉल्यूम क्या हो जाता तुम्हारे पास 2 लीटर हो जाता वॉल्यूम की जगह, यहाँ पे V की जगह 2 रखो, X की जगह 0.4 रखो, बस सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। लेकिन 1 इसको तभी मानोगे जब तो कोई परसेंटेज गिवन नहीं है, मतलब कोई इनिशियल मोल गिवन नहीं है। अगर कोई इनिशियल मोल गिवन होगा तो वो मोल यहाँ तुम रखोगे। आ रही बात समझ में? जो भी मोल तुम यहाँ रखोगे, कि मान लो कह रहे हैं 5 मोल्स ऑफ PCl5 डिसोसिएट, तो उस मोल को यहाँ रखना है, यहाँ नहीं रखना है ना, कि ये नहीं कि इसको बैलेंस कर दिया। ये भी कलाकारी करते हैं बच्चे बहुत सारे, है ना, कि 5 मोल्स ऑफ, हम 1 मोल ऑफ PCl5 को डिसोसिएट कर रहे हैं, 5 मोल्स ऑफ PCl5 डिसोसिएट, और फिर रिएक्शन बैलेंस करने चल देंगे, वो सब नहीं करना है तुम्हें। बैलेंस रिएक्शन ये जो है 1 मोल की, इसको इसी फॉर्म में रखो। जब कह रहे हैं कि 5 मोल ऑफ PCl5 डिसोसिएट करना है तुम्हें, तो भैया यहाँ पे रखना 5 मोल, यहाँ से डिसोसिएशन शुरू कर रहा, और 5 मोल ऑफ PCl5 को डिसोसिएट कर लो, वो 40% डिसोसिएट हो रहा है, तो यहाँ पर 5 का 40% निकालोगे। ये आ रही बात समझ में? 5 का 40% निकालना है, 1 का भी 40% नहीं रख देना, 0.4 नहीं रख देना, 5 का 40% निकालोगे। क्लियर? ये सब छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं जहाँ पर बच्चे गलतियाँ करते हैं, इसलिए बार बार मैं ये समझा रही हूँ, ठीक है। तो अब देखो, केसी निकालने के लिए इनिशियल मोल से तुम्हें यहाँ तक पहुँचानी है रिएक्शन। अब तुम्हें अगर केपी पूछ रहे होते, केपी पूछ रहे होते और इक्विलिब्रियम का पार्शियल प्रेशर गिवन नहीं होता, तो वहां तक कैसे पहुंचोगे तुम, है ना। अब ये नहीं कहना कि मैम केसी तो निकाल लिया है, केसी के और केपी के रिलेशन पे रख देंगे, केपी आ जाएगा, तो भैया क्यों लंबा कैलकुलेशन करोगे। जब तुमसे केपी पूछ रहे हैं तो तुम पहले केसी निकालो फिर केपी निकालो, क्या फायदा। तुम क्या करो, सिर्फ केपी निकालो। तो केपी निकालने के लिए तुम्हें क्या प्रोसेस यूज करना पड़ेगा वो समझो पहले। देखो देखो कैसे देखोगे, इसको मैं हटा देती हूँ। सपोज यही रिएक्शन है तुम्हारे पास और फिर से इनिशियल मोल गिवन है या नहीं भी गिवन है, तो मान लिया इनिशियल मोल ये है 1 और इनिशियली क्या है 0, ठीक है। मोल्स एट इक्विलिब्रियम क्या ले लिया, x, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स। अब आते हैं हम यहाँ पर, जब हमें Kp निकालना है तो Kp निकालने के लिए पार्शियल प्रेशर चाहिए PCl3 और पार्शियल प्रेशर चाहिए किसका, Cl2 अपॉन पार्शियल प्रेशर चाहिए PCl5, पार्शियल प्रेशर PCl5, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इक्विलिब्रियम पे हमें चाहिए पार्शियल प्रेशर, और क्या गिवन है हमारे पास, मोल्स गिवन है। अब मोल्स से पार्शियल प्रेशर तक कैसे पहुंचोगे, देखो पहुंचाती हूँ ना मैं, कैसे पहुंचाऊंगी देखो। एक फॉर्मूला नोट करो यहाँ पर, क्या फॉर्मूला है, ये देखो, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन को एक से रिप्रेजेंट करते हो और टोटल प्रेशर को पीटी से, ठीक। सम बेसिक कंसेप्ट चैप्टर है 11th का ही पहला चैप्टर है, इसमें मोल कॉन्सेप्ट तुमने मोल फ्रैक्शन पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं भी पढ़ा है तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ क्या होता है। तो पहले तो ये फॉर्मूला समझो कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू क्या लेना है तुम्हें, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। देखो यहाँ तक अभी हमें पहुँचना है, कैसे पहुँचना है वो समझा रही हूँ तुम्हें। तो पार्शियल प्रेशर तुम्हें निकालना है, ठीक। तो हमें क्या चाहिए होगा, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर तुम्हें हो सकता है क्वेश्चन में गिवन हो, है ना, कहीं अगर कैंसिल हो रहा होगा तो हो सकता है ना गिवन हो, कैंसिल हो रहा है, ठीक। बट वैसे तुम्हें टोटल प्रेशर गिवन होगा, ठीक है। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स लेते हो, नंबर ऑफ मोल लेते हो वन कंपोनेंट का, ठीक है। सपोज तुम्हें किसी एक कंपोनेंट ए का मोल लेना है और नीचे क्या लोगे, मोल्स ऑफ टोटल कंपोनेंट, टोटल मोल्स कह सकते हो, ठीक है। ए मैंने कैसे लिया, मान लो तुम्हारे पास ए और बी था ऐसा कुछ, ठीक। ये कुछ प्रोडक्ट बन रहा है ना। अभी रिवर्सिबल कंसिडर नहीं करें, एक मोल कॉन्सेप्ट, मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। तो मोल फ्रैक्शन अगर ए लेते हो तुम एक्स ए, तो क्या हो जाएगा, एन ए हो जाएगा, और नीचे टोटल मोल्स किसका लोगे, एन ए प्लस एन बी, ऐसा कुछ लोगे, ठीक है। और इनटू क्या करोगे,
हाँ, मोल फ्रैक्शन अगर देख रहे हो तो ये हो जाएगा। अब मान लो मोल फ्रैक्शन तुम बी का ले रहे होते तो क्या करते, मोल्स ऑफ बी ऊपर लेते, नीचे मोल्स ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, आ रही बात समझ में? ऐसे निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक, तो अभी हमारे पास ए और बी नहीं है, हमारे पास क्या है, PCl5 है, PCl3 है और Cl2 है, तो हमें मोल फ्रैक्शन इन्हीं का लेना है। क्लियर? तो मोल फ्रैक्शन तुम्हें चाहिए होगा इनका। तो अब देखो, ये मैं हटा दे रही हूँ, इधर समझो। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए, अब अगर तुम मोल फ्रैक्शन निकालते हो किसका, देखो, अगर तुम पार्शियल प्रेशर निकालते हो PCl5 का, ध्यान से देखना, तो मोल फ्रैक्शन तुम्हें चाहिए होगा PCl5 का और इनटू P टोटल। ठीक, तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन PCl5 का अगर लोगे तो नंबर ऑफ मोल्स PCl5 का चाहिए होगा, अपॉन क्या लेना होगा तुम्हें, टोटल मोल्स लेना होगा, जिसमें इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल्स कहाँ से आएगा, मोल्स ऑफ, क्योंकि देखो इक्विलिब्रियम पे क्या है, PCl5 भी है, PCl3 भी है और Cl2 भी है, तो इनका टोटल मोल्स चाहिए होगा तुम्हें इन शॉर्ट। ठीक है, और यहाँ P टोटल लोगे तो देखो, पहले मैं एक का बताती हूँ। तो ओवरऑल तुम्हें टोटल मोल्स तो चाहिए ही ना, तो यहाँ पर हम एक और कैलकुलेशन करेंगे, टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कैसे निकालोगे, ये सारे मोल्स ऐड कर दो, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, यही तो मोल्स हैं इक्विलिब्रियम पे सारे। ठीक है, तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल कर दो, बच गया हमारे पास क्या, 1 प्लस एक्स। अब देखो ध्यान से, आगे बात समझ में। तो यहाँ पर अगर हम PCl5 का पार्शियल प्रेशर अगर निकालते हैं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ PCl5 इक्विलिब्रियम पे बोलो क्या है, 1 माइनस एक्स, और टोटल मोल्स कितना आया था, 1 प्लस एक्स आया है ना, और इनटू क्या कर लोगे, P टोटल। तो ये देखो पार्शियल प्रेशर निकल गया किसका, PCl5 का। आ रही बात समझ में? तो ये नया कैलकुलेशन यहाँ पर समझ लेना पहले तुम, उसके बाद से पार्शियल प्रेशर निकालोगे। अब आ जाओ, हमारे पास पार्शियल प्रेशर आ गया है किसका, PCl5 का, हम यहाँ रख सकते हैं, अभी इसका भी निकालना है तुम्हें। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अगर तुम निकालते हो PCl3, तो देखो क्या चाहिए होगा, मोल फ्रैक्शन PCl3 का चाहिए होगा इनटू P टोटल, है ना। तो पार्शियल प्रेशर PCl3 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 अगर लोगे तो मोल्स ऑफ PCl3 लोगे अपॉन टोटल मोल्स लोगे। तो देखो ध्यान से, मोल्स ऑफ PCl3 क्या है, x, और टोटल मोल्स क्या है, 1 प्लस एक्स। तो यहाँ मैं डायरेक्ट रख दूँ x अपॉन 1 प्लस एक्स और इनटू क्या कर देना है, P टोटल। ये हो गया तुम्हारा पार्शियल प्रेशर PCl3 का। अब ऐसे ही तुम निकालो पार्शियल प्रेशर Cl2, तो पार्शियल प्रेशर Cl2 लोगे तो मोल फ्रैक्शन Cl2 इनटू P टोटल। तो बोलो जरा यहाँ पर, पार्शियल प्रेशर Cl2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स, मोल फ्रैक्शन Cl2 का मतलब मोल्स ऑफ Cl2 कितना है, x, टोटल मोल्स कितना है, 1 प्लस एक्स, इनटू क्या कर दिया, P टोटल। आ रही बात समझ में? तो अब हमारे पास देखो इक्विलिब्रियम की सारी वैल्यूज आ गई हैं। ये देखो, ये देखो, ये है तुम्हारे पास पार्शियल प्रेशर PCl3 का और पार्शियल प्रेशर PCl5 का और पार्शियल प्रेशर Cl2। ठीक है, आ गई सारी वैल्यूज। अब उसको उठा करके यहाँ पे डाल दोगे, है ना, ध्यान से देख लो, कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, फिर से समझ लो आराम से देख करके, सारे पॉइंट्स नोट करते चलना। अब देखो मैं ये सारी वैल्यूज जो है वो यहाँ पे रखने जा रही हूँ, यहाँ पे रखने जा रही हूँ। ठीक है, चलो मैं पेज पलट रही हूँ आगे। तो यहाँ पर मैं फिर से तुम्हें ये फॉर्मूला लिख दूँ कि Kp इज इक्वल टू, हमें क्या चाहिए था, पार्शियल प्रेशर चाहिए था PCl3 और पार्शियल प्रेशर चाहिए था Cl2 अपॉन पार्शियल प्रेशर चाहिए था PCl5। क्लियर? तो देखो अब यहाँ पे हम सारी वैल्यू रखने जा रहे हैं। पार्शियल प्रेशर PCl3 की जगह क्या आई थी वैल्यू, देखो ध्यान से, PCl3 की जगह ये था ना x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू P टोटल, यहाँ रख लो, क्या रखोगे, x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू P टोटल। ये हो गया तुम्हारा पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3। पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 देखो जरा ध्यान से, x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू P टोटल, जल्दी से रख लो, ये क्या था, x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू
पी टोटल रख लिया। अब अपॉन क्या रखना है, पार्शियल प्रेशर PCl5। तो देखो ध्यान से इधर पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 क्या था, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू पी टोटल। तो देखो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू पी टोटल। ठीक, तो देखो क्या कैंसिल हो रहा है इसमें, एक 1 प्लस एक्स कैंसिल कर दो और एक पी टोटल कैंसिल कर लो। तो बचा क्या हमारे पास, फटाफट से देखो x और x क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, और ऊपर एक पी टोटल कैंसिल हो चुका है, एक पी टोटल बचा हुआ है वो रख लो। और क्या हो जाएगा, नीचे हमारे पास 1 माइनस एक्स है, ये देखो 1 माइनस एक्स है ये पहले से, और ये 1 प्लस एक्स भी तो नीचे ही आएगा, 1 प्लस एक्स, बस हो गया। अब तुम्हें परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन गिवन हो, टोटल प्रेशर दिया हुआ हो, तो तुम ये सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखो भाई सीधी सी बात ये है कि अगर तुमसे केसी और केपी पूछ रहे हैं और इक्विलिब्रियम का ही कॉन्सेंट्रेशन गिवन है और इक्विलिब्रियम का ही पार्शियल प्रेशर गिवन है, फिर तो बहुत बढ़िया, एंजॉय करो और रख करके वैल्यू आ जाओ और सॉल्व करके चले आओ। इसको मान लेना अपनी अच्छी किस्मत। ठीक है, लेकिन अगर नहीं गिवन है तो तुम्हें ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तभी जा करके तुम इक्विलिब्रियम पे पहुंचोगे, और इक्विलिब्रियम पे ही वैल्यू तुम्हें पूछ रहे होते हैं, कहीं कहीं भी वैल्यू नहीं रखनी होती है। क्लियर है बात? ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिस तुम्हें करनी होगी, ऐसा नहीं एक इक्वेशन में समझ लिया बात खत्म। जितने इक्वेशन तुम्हें इक्विलिब्रियम के देखे वहां पर ये सारी वैल्यू रख करके कंसिडर करो, कैलकुलेट करो। ठीक है, पहले तो इस फॉर्मेट पे रखना सीखो, उसके बाद से न्यूमेरिकल पे जाना। हम क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है हाँ फॉर्मूला तैयार हो गया, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ही तो है, सीधे उठाओ न्यूमेरिकल और सॉल्व करना शुरू कर दो। नहीं होता है, समझना पड़ता है पहले कि जो तुम्हें वहां पे फॉर्मूले पे रखना है, तुम्हारी वैल्यू वहीं की गिवन है कि नहीं है। अगर गिवन है तो फिर तो बहुत बढ़िया रखो, नहीं तो ये छोटी छोटी चीज़ें समझ करके फिर सॉल्व करनी है, थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। ठीक है, फिर तो ये इजी चैप्टर, मज़ेदार चैप्टर है। तो देखो फॉर्मूले सारे समझ लो, फिर आराम से न्यूमेरिकल लगाना। ये इक्वेशन हमने एक और दे दी है, इसमें तुम केसी और केपी दोनों निकालोगे। ठीक है, तो कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ, बाकी तुम प्रैक्टिस करना। पहले तुम्हें क्या रखना है, इनिशियल मोल। अब इनिशियली तुम 1 ले लो, इनिशियली क्या ले लो, 0 ले लो। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे मोल्स ले लो तुम, अब देखो यहाँ 2 मोल्स है तो 2x ले लो। क्लियर, अब इसे क्या ले लो 1 माइनस एक्स, और इसे क्या ले लो 1 माइनस एक्स। तुम ये भी कर सकते हो, देखो दूसरा कॉन्सेप्ट मैं बताना नहीं चाह रही हूँ, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, एक कॉन्सेप्ट से करोगे तो वो इजी है, बट यहाँ पर मैं ऐसे ही हिंट दे देती हूँ, कहीं अगर तुम्हें मिलता है तो ये पता तो हो कि होता क्या है। ठीक है, मान लो कि तुमने क्या कर लिया कि इसको x मान लिया है ना, 2 मोल से तो इसको क्या मान लिया, 1 मोल मान लिया, x मान लिया, तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना होगा, x/2 करना होगा। ठीक है, 1 माइनस x/2, क्योंकि इधर तुमने हाफ किया तो इधर भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, x/2 करना पड़ेगा। ये भी कर सकते हो तुम, बट मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट ईजी है कि जो मोल्स रखे उसके अकॉर्डिंग x रख लो, सिंपल सा तरीका होता है ये। ठीक है, तो मैं प्रेफर करूंगी कि तुम ये तरीका यूज करो। ठीक है, इजी होता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैं समझा दूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, तुम डायरेक्ट ये वैल्यू रख देते हो, तो थोड़ी सी चीज़ और ध्यान देनी है। क्या ध्यान देनी है वो देखो यार इधर। अब मान लो तुम यहाँ पर केसी निकाल दो, तो फिर से समझो क्या करना होगा, तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होगा HI का, और यहाँ पे ध्यान दो मोल्स जो होता है ये वाला, ये कहाँ जाता है, पावर में। ये मत भूलना, कभी कभी क्या होता है कि हमें लगता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ही तो है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से उठाया, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से उठाया और रख दिया, फिर क्या हो जाता है, जो तुम्हारा मोल्स बैलेंसिंग में यूज करते हो वो मोल्स यहाँ जाता है, ये छूट जाएगा, और ये छूटता है, ये छूटता है, तो फिर गलत हो जाता है। और ये ओवर स्मार्टनेस ज्यादातर बच्चे करते ही करते हैं, क्योंकि मैं क्लासेस लेती हूँ, मुझे पता है सामने सामने ये गलतियां कर रहे होते, फिर बताते मैम आंसर नहीं आया, कैसे नहीं आया। तो ये छोटी छोटी, क्योंकि जल्दीबाजी में रहते हो ना तुम लोग, जल्दी से सॉल्व हो जाए, जल्दी नहीं करना है, आराम से सॉल्व करो, एक एक चीजें फॉर्मूले का एक एक पॉइंट नोट करते हुए चलो, तब जा करके ये सॉल्व होगा। ठीक है, अब फिर जहाँ 2-4 क्वेश्चन तुम जल्दीबाजी में सॉल्व करते हो गलत होता है, तो फिर डीमोटिवेट होते हो, कहते हो ये चैप्टर तो बड़ा डिफिकल्ट है, ये मुझसे नहीं सॉल्व होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, फॉर्मेट होता है, तरीका होता है, हर स्टेप्स को फॉलो करते हुए चलो। ठीक है, स्टार्टिंग में तुम्हें हर स्टेप फॉलो करना है ना, ट्रिक्स नहीं यूज करनी है पहले, ट्रिक्स बहुत सारी मिलेंगे, बट पहले ट्रिक्स अगर तुमने यूज कर लिया तो न्यूमेरिकल में कहीं ना कहीं जाकर के फंस जाओगे। इसलिए जब 11th में हो या नीट की भी या जेई की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो पहले कोशिश ये करो कि जो ओरिजिनल प्रोसेस है उसको यूज करो। साइंस का सब्जेक्ट है, साइंस पढ़ रहे हो है ना, आर्ट्स नहीं है कि रट लिया और क्वेश्चन सॉल्व कर लिया।
कुछ हद तक सॉल्व हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं जा करके फंस जाओगे, तरीका सही पता होना चाहिए। क्लियर? तो इस चीज़ को रूल बना लो कि पहले हम प्रोसेस से जाएंगे, ठीक है, फिर हम ट्रिक्स यूज़ करेंगे, पहले ट्रिक्स पे नहीं जाओगे। क्लियर? तो चलो देखो, ये सब बेसिक चीज़ें रह जाती हैं इसमें ना। तो अब देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हो गया, अपन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या लोगे, H2 और I2, ठीक है, ये लिया। तो ये जब रखोगे तो तुम्हें पता रहेगा कि कहाँ पे हमें पावर्स रखना है, कहाँ नहीं रखना है। अब फिर से वही बात समझो कि यहाँ हमें चाहिए कॉन्सेंट्रेशन, बट यहाँ पर हमारे पास क्या है, मोल्स है। तो मोल्स से बेटा कहाँ पहुँचना है तुम्हें, अब पता चल गया ना कॉन्सेंट्रेशन पे। तो कॉन्सेंट्रेशन पे कैसे पहुँचोगे, N/V कर लो, ये मोल्स अपॉन V कर लो, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम का। तो जब Kc निकालना है तो N/V करना है, प्रेशर में नहीं करना है, पार्शियल प्रेशर में नहीं करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI की जगह तुम क्या रखने वाले हो, 2x/V, और ये वाला पावर बिल्कुल मत भूलना, है ना। ये वाला पावर जो है ना बड़ा पावरफुल है, अगर नहीं करते तो गलत हो जाएगा, फिर नहीं कहना, ठीक। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 की जगह क्या रखोगे, 1-x/V, 1-x/V, ये I2 की जगह हो गया, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे V² हो चुका है ना, तो V² इन दोनों V से हो जाएगा कैंसिल, ठीक। और क्या बचा, 2 का स्क्वायर कर लो 4, और x का स्क्वायर कर लिया x², और नीचे क्या बचा 1 - x, 1 - x, इसको भी तुम क्या कह सकते हो 1 - x², ठीक है। Kc हो गया। आ रही बात समझ में? अब परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन गिवन हो तो रखो वैल्यू, वॉल्यूम की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। मान लो तुम कोशिश करते हो कि इसमें हमें वॉल्यूम भी मिल जाए और परेशान हो कि कॉन्सेंट्रेशन मोल्स तो पता चल रहा है, इक्विलिब्रियम का मोल्स पता चल रहा है, बट वॉल्यूम तो है नहीं, कैसे सॉल्व करें। यहीं पर नहीं रुक जाना कि अरे इसमें तो परसेंटेज गिवन है, वॉल्यूम तो गिवन नहीं, ये तो सॉल्व ही नहीं होगा। कोशिश करना यहाँ तक पहुँचने की, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। जिस क्वेश्चन में वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं हो रही होगी, हो सकता है उसमें ना भी दिए हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वॉल्यूम कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक। अब इसी को तुम अगर Kp सॉल्व करो, Kc समझ गए, Kc कैसे रखना है, 2 इक्वेशन में समझा दिया हमने। Kc Kp अगर करना है तो क्या करोगे, ये नोट कर लिया है, ये नोट कर लिया। चलो देखते हैं अगर Kp करना होगा तो क्या करना है तुम्हें, फिर से स्टार्टिंग से देखते हैं ना। देखो सबसे पहले तो वही इनिशियल मोल ले लो, कितना 1 और ये क्या हो गया 0, ठीक है। मोल्स एट इक्विलिब्रियम ले लो, कितना लोगे 2x ले लो, सबसे सीधा तरीका है, इसलिए यही करो तुम, 1 - x करो, 1 - x करो, ठीक है। अब v लेना है कि नहीं लेना है ना, ध्यान से रखना। अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन चाहिए था तो v चाहिए था, ठीक है, बट अगर पार्शियल प्रेशर लेते तो v की जरूरत नहीं पड़ती है। तो पहले क्वेश्चन में तुम्हें पता चल गया, पहले तो ये देखो, ये जरूर लिखना, ये फॉर्मूला लिखना है तुम्हें, है ना। पार्शियल प्रेशर HI की पावर 2 अपॉन क्या करना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, पार्शियल प्रेशर ऑफ I2, ठीक है। तो अब पार्शियल प्रेशर तुम्हें निकालना है, तो ये हमने बताया था कि पार्शियल प्रेशर के लिए क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ HI अगर लेते हो तो तुम्हें मोल फ्रैक्शन HI का लेना है इनटू P टोटल लेना है, ठीक है। तो पहले इसी को लेते हैं, सबको अलग अलग सॉल्व करेंगे, ठीक। अब मोल फ्रैक्शन अगर लेते हो तुम, तो यहाँ पर देखो तुम्हें मोल्स चाहिए होगा ना HI का, अपॉन क्या चाहिए होगा मोल्स टोटल, ठीक है, इनटू P टोटल, ठीक। इसकी तो जरूरत पड़ेगी ही तुम्हें। तो अभी हम यहाँ क्या करें, टोटल मोल्स निकालें, क्योंकि मोल्स तो सबका पता चल गया इक्विलिब्रियम पे, टोटल मोल्स। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं टोटल मोल्स। तो टोटल मोल्स देखो बेटा क्या है, 1 - x है ना, और 1 - x है प्लस 2x है, मतलब इसको सबको ऐड करते चलो, ऐसे मैं क्यों लिख रही हूँ, इसको ऐसे लिखूँ, 1 - x प्लस 1 - x प्लस 2x, इन सारे मोल्स को ऐड कर दोगे ना इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। तो ये -x प्लस x -x प्लस x, ये कैंसिल हो गया, तो बचा गया 1 और प्लस 1, कितना बचा टोटल मोल्स, 2 बचा, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो टोटल मोल्स यहाँ पर, अब यहाँ ध्यान से देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ HI अगर लोगे तो मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन की जगह रखने जा रहे हैं, मोल्स ऑफ HI बोलो कितना है, मोल्स ऑफ HI है 2x, और टोटल मोल्स कितना है 2, ठीक है। अब तुम इसको कैंसिल भी कर सकते हो यहाँ पर इनटू P टोटल, ठीक है।
एक्स पी टोटल भी ले सकते हो, बट मैं यहाँ पे पूरी वैल्यू तुम्हें रख करके दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर तो बाय डिफॉल्ट ये है कैंसिल हो सकता है, बट हर जगह नहीं होगा ना, इसलिए रख लो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 अगर लेते हो तो यहाँ पर तुम्हें चाहिए होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ H2। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इंटू पी टोटल, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 की जगह क्या रखोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 कितना है? 1 माइनस एक्स अपॉन क्या हो गया 2, ठीक है, और इंटू क्या हो गया पी टोटल। ठीक, पार्शियल प्रेशर I2 लेने जाओ, देखो इसकी जगह मोल ऑफ I2 कितना है 1 माइनस एक्स, और टोटल मोल कितना है 2 और इंटू पी टोटल। अब देखो ये है तुम्हारे पास, देखो ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ HI, ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 और ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ I2। ठीक है, वो वैल्यू उठा करके मैं यहाँ रखने जा रही हूँ। देखो या तुम यहाँ रख लो, इधर से देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ HI की जगह क्या रखना है तुम्हें? पार्शियल प्रेशर ऑफ HI की जगह ये रखना है, क्या है 2x/2 पी टोटल, ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ HI। और इस पूरे की पावर तुम्हें क्या करना है 2, क्योंकि देखो HI की पावर क्या है 2, मोल्स जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं पावर में, ठीक है, अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 लेना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 बोलो क्या? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 बोलो क्या है, बताओ क्या है? ये है 1 माइनस x/2 पी टोटल, और पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 देखो कितना है 1 माइनस x 1 माइनस x/2 इंटू पी टोटल। अब देखो क्या होगा, ये देखो ये 2 ये कैंसिल कर सकते हो ना, और पी टोटल की पावर 2 है तो ये भी पी टोटल दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, ध्यान से देखो यहाँ पर 2 की पावर 2 4, x की पावर 2 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स ये, और 1 माइनस एक्स ये, 1 माइनस एक्स की पावर 2। अब यहाँ पर देखो ध्यान से देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पीछे बताया था कि यहाँ पर देखो जो इक्वेशन हमने ली थी H2I2, यही देखो प्रोडक्ट का मोल्स कितना है 2, रिएक्टेंट का मोल्स कितना है 2, तो बेटा देखो डेल्टा एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और डेल्टा एन की वैल्यू आ जाएगी 0, तो Kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Kc। अब देखो इतना सॉल्व किया सब कुछ, न्यूमेरिकल में ये गलती नहीं करना तुम लोग, इतना सब सॉल्व किया Kp Kc अगर दोनों पूछ रहे हो तो देखो सब कुछ सॉल्व करने के बाद हमारे पास वो इक्वेशन हटा दी हमने, सब कुछ सॉल्व करने के बाद यही वैल्यू तुम्हें Kc की मिली थी, है ना, यही वैल्यू Kc की मिली थी, यही वैल्यू किसकी आ गई Kp की आ गई, तो Kc और Kp क्या हो जाता है इक्वल हो जाता है। बट यहाँ पे मैं तुम्हें प्रोसेस समझा रही थी कि इनिशियल मोल गिवन है तो यहाँ तक कैसे पहुँचोगे, क्लियर है बात, नोट कर लो। अब इसको 2-3 इक्वेशन में प्रैक्टिस करोगे, अमोनिया फॉर्मेशन में कर लो, SO2 फॉर्मेशन में, SO3 फॉर्मेशन में कर लो, ठीक है, 2-3 इक्वेशन में खुद से, और इन इक्वेशंस को भी खुद से वैल्यू रख करके सॉल्व करोगे, क्लियर। तो न्यूमेरिकल करने से पहले वैल्यू तुम्हें कैसे यूज करनी है, फॉर्मूले तक, एग्जैक्ट फॉर्मूले तक कैसे पहुंचना है, वो तरीका सही से पता होना चाहिए, ठीक है, फिर ये चैप्टर इजी है। चलो अब चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ Kc एंड Kp। एप्लीकेशन हम यहाँ पे कैसे देखेंगे, मान लो कि किसी इक्वेशन का Kc और Kp गिवन है और तुमसे किसी दूसरे इक्वेशन का Kp Kc पूछ रहे हो, और ऐसे इक्वेशन का पूछ रहे हो जिसका पहले इक्वेशन से कोई ना कोई रिलेशन हो, उस कंडीशन में कैसे रिलेट करेंगे, एक ही तरह के इक्वेशन को अगर फॉर्मेट कुछ चेंज कर देते हैं तो उस जगह पे थोड़े से कम कैलकुलेशन में इजीली कैसे सॉल्व करेंगे, उस एप्लीकेशन को यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो एप्लीकेशन में क्या आने वाला है, Kc और Kp फॉर द रिवर्स रिएक्शन Kp और Kc पहले हम देखेंगे एप्लीकेशन में। फर्स्ट एप्लीकेशन ये देखो Kp और Kc फॉर द रिवर्स रिएक्शन, है ना, फॉर रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन का मतलब क्या है समझो पहले, यहाँ पर मान लो कि तुम्हें इस इक्वेशन N2 3H2 ये सब 2NH3 हेबर्स प्रोसेस है ये,
अमोनिया फॉर्मेशन, ठीक है। मान लो इस इक्वेशन का Kc तुम्हें गिवन है, कुछ समथिंग कोई वैल्यू गिवन है, और तुमसे पूछ रहे हैं इस इक्वेशन का Kc, NH3 gives out N2 plus 3H2। देख रहे हो क्या रिलेशन दिख रहा है इसमें? जिस रिएक्शन का Kc तुमसे पूछ रहे हैं वो रिएक्शन इस रिएक्शन के रिवर्स रिएक्शन है, ठीक है। जिस रिएक्शन का Kc गिवन है उस रिएक्शन के रिवर्स रिएक्शन है। तो कैसे निकालोगे Kc? पहले तो ये देखो फॉर्मेट समझ लो इसका, कैसे तुम चेक करते हो, क्योंकि यहाँ पर तो सिंपल है, पता चल जाएगा, बट हो सकता है कई एप्लीकेशन मिक्स करके न्यूमेरिकल पूछे तुमसे। तो जो भी चीजें तुम्हें चेक करनी है वो इस फॉर्मेट में चेक करनी, इधर नहीं चेक करना है। क्लियर? क्या मतलब हुआ इसका? देखो NH3 की पावर 2 और कॉन्सेंट्रेशन N2 और कॉन्सेंट्रेशन H2 की पावर 3, ठीक है। जिसका Kc तुमसे पूछ रहे हैं उसका Kc रख करके देखो क्या है। कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे N2, कॉन्सेंट्रेशन H2 की पावर 3 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन NH3 की पावर 2, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तुम्हें चेक करना है, इसको और इसको चेक करो। जो तुमसे पूछ रहे हैं उसका इससे क्या रिलेशन। अगर इस रिएक्शन इस फॉर्मूले को रिवर्स कर दो, है ना, उल्टा कर दो, इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो, तो इसके जैसा हो जाएगा। तो जो काम तुम यहाँ सोच रहे हो, ठीक है, इस जगह पे जो सोच रहे हो वही काम तुम्हें इसकी वैल्यू में करना है। तो मतलब क्या सोचा तुमने कि Kc डैश निकालने के लिए अगर Kc को इन्वर्स कर दे, ठीक है, तो वही काम तुम यहाँ कर लो इसकी वैल्यू में, यही काम करना है तुम्हें। तो अगर किसी रिवर्स रिएक्शन का Kc पूछ रहे हो, मतलब कोई इक्वेशन गिवन हो और Kc पूछ रहे हो दूसरे इक्वेशन का जो कि पहले इक्वेशन की रिवर्स रिएक्शन है, तो क्या कर देना होगा 1/Kc। क्लियर? फर्स्ट एप्लीकेशन नोट कर लो ये फॉर रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। चलो दूसरा एप्लीकेशन देखो। Kc और Kp फॉर द रिएक्शन इफ रिएक्शन इज डिवाइडेड बाय n फैक्टर। मान लो 2 से डिवाइड हो रहा हो, 3 से डिवाइड हो रहा हो, इसका Kc पूछ रहा हूँ। मतलब क्या हुआ, यही इक्वेशन लेती हूँ मैं, N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3। मान लो कि इस इक्वेशन का Kc तुम्हें गिवन है, समथिंग कोई वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब तुमसे पूछ रहे हो इस इक्वेशन का Kc। देखना जरा क्या लग रहा है इन दोनों में रिलेशन। बताओ क्या रिलेशन है। ये रिएक्शन है 1 मोल ऑफ N2, इधर कितना है हाफ मोल N2। ये है 3 मोल्स ऑफ H2, ये गया है 3/2 मोल्स ऑफ H2। यहाँ पर 2 मोल NH3, यहाँ पर 1 मोल NH3। मतलब कि पूरी इक्वेशन डिवाइडेड बाय क्या है 2, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 2 है, तो अब तुम इसके Kc में क्या करने जाओगे, है ना। तो फिर से मैं वही बात बताने जा रही हूँ कि कोई भी कैलकुलेशन इधर से मत करना, है ना, कि लग रहा है डिवाइडेड बाय 2 तो Kc को डिवाइड कर दिया 2 से। जो चीज तुम्हें इधर दिख रही है इधर आकर के चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी देखो क्या होगा। देखो यहाँ पर जिसका Kc गिवन है उस Kc को तुम रखो पहले फॉर्मूले को, NH3 की पावर 2 है, ये है कॉन्सेंट्रेशन N2 और कॉन्सेंट्रेशन H2 की पावर 3। मतलब इस कैलकुलेशन के बाद Kc की वैल्यू तुम्हें गिवन है, ठीक है। जिसका तुमसे Kc पूछ रहे हैं इसे हम Kc डैश मान लें, ठीक है। तो इसमें तुम्हें क्या चाहिए, देखो इसमें चाहिए NH3, है ना, पावर 1 है, ठीक है। और N2 की पावर कितना चाहिए, हाफ चाहिए, और H2 की पावर क्या चाहिए 3/2 चाहिए। अब ध्यान से समझो कि अब इस वैल्यू में इसमें तुम ऐसा क्या करो कि ये आ जाए। समझ लो ध्यान से, इसमें तुम ऐसा क्या करो कि ये आ जाए। वही चीज तुम्हें K की वैल्यू में करना है, इधर से नहीं करना है कि डिवाइडेड बाय 2 दिख रहा है तो Kc को 2 से डिवाइड कर दो, गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पर सपोज इसकी पावर को मैं हाफ कर दूं, है ना, इसके पावर में हाफ कर दूं, तो देखो क्या होगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 मोल NH3 हो जाएगा, इसके जैसा आ गया, ठीक है। हाफ पावर पूरे की है तो इसकी पावर में क्या हो जाएगा हाफ, है ना। हाफ पावर पूरे की है तो 3/2 हो जाएगा, ये देखो इसके जैसा आ जाएगा ना। देखो ध्यान से, ऐसे ही तुम्हें चेक करना है। आ रही बात समझ में? तो क्या किया हमने, इसके पावर को कर दिया हाफ, तो ये इसके जैसा हो गया। यानी कि Kc डैश निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ा, Kc की पावर
हाफ, जिसको तुम क्या लिख सकते हो, के सी डैश इज इक्वल टू रूट के सी भी लिख सकते हो, ठीक है। बट ये एक फिक्स फॉर्मूला नहीं होगा कि डिवाइडेड बाई एन फैक्टर है तो हमेशा रूट के सी कर दो, कोई भी फैक्टर हो सकता है, किसी भी फैक्टर से डिवाइड कर सकते हो, 2 से 3 से 4 से, इक्वेशन तुम्हें कैसे भी मिल सकती है, तो इसलिए तरीका पता होना चाहिए कि कैसे ये सॉल्व करना है। क्लियर, ये एप्लीकेशन समझ में आया। तो सीधी से सिंपल सी बात ये समझ लो, बार बार मैं वही कह रही हूँ, इधर से डिसाइड मत करना, इधर से डिसाइड करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट एप्लीकेशन देखो, Kp और Kc for the reaction if reaction is multiplied by n factor। सपोज मान लो तुम्हारे पास ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है SO2 प्लस हाफ O2 और ये फॉर्म SO3। सपोज इसका Kc तुम्हें गिवन है और तुमसे पूछ रहे हैं 2SO2 प्लस O2 एंड 2SO3, इसका Kc पूछ रहे हैं तुमसे, Kc डैश, ठीक है। तो देखो इसके Kc में ऐसा क्या करें कि इसका Kc आ जाए, इस इक्वेशन का Kc। तो पहले तो तुम देखो कि इन दोनों का ऐसे रिलेशन क्या दिख रहा है, मल्टीप्लाइड बाई 2 दिख रहा है, ठीक है। तो अब ये गलती मत कर देना कि इसके Kc में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाए, नहीं आएगा, गलत होगा। फिर से बता दूं कि इसको पहले इस फॉर्म में चेंज करना, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तभी तुम्हें पता चलेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन SO3 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन SO2 O2 की पावर हाफ, ठीक है। जिसका Kc तुमसे पूछ रहे हैं उसमें देखो क्या चाहिए तुम्हें, SO3 की पावर चाहिए 2 और SO2 की पावर भी क्या चाहिए 2 और O2 चाहिए। आ रही बात समझ में? तो अब बताओ, तुम खुद देख करके बताओ कि क्या करोगे इसके Kc में, ऐसा क्या करना होगा। अगर हम इस पूरे की पावर 2 कर दें तो देखो SO3 की पावर 2 हो जाएगा, इसके जैसा हो जाएगा, SO2 की पावर 2 हो जाएगा, इसके जैसा, O2 की पावर, देखो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, O2 हो जाएगा। क्लियर। तो जो काम तुमने यहाँ पर किया है वही काम तुम Kc डैश निकालने में करोगे, यानी कि Kc की पावर को 2 कर दिया इस इक्वेशन में। अब ये फैक्टर कोई भी हो सकता है ना, कोई भी फैक्टर हो सकता है कि इक्वेशन मल्टीप्लाई हो रही हो 3 से 4 से 5 से, तो वो n फैक्टर हो गया, वो n फैक्टर तुम रखोगे, हमेशा ये 2 नहीं होगा, कोई भी नंबर हो सकता है ये, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा, ठीक। तो इसमें भी तुम क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पर देखो पावर ये आया था, तो यहाँ पर भी तुम क्या लिखोगे, Kc डैश, क्योंकि डिवाइड अगर 2 से किया था तब फिर तो ये था तुम्हारा, ये क्या हो सकता था, Kc की पावर 1/n, जिस भी फैक्टर से तुम डिवाइड करोगे तो वो फैक्टर तुम यहाँ लोगे, 2 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, 4, कोई भी फैक्टर हो सकता है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोई भी फॉर्मूला रटना नहीं है, तुम्हें यहाँ से यहाँ पे चेंज करना, उसके बाद से तुम्हें फॉर्मूला, तुम्हें वैल्यूज रख करके सॉल्व करना है, ठीक है। एक और एप्लीकेशन देखेंगे इसका, Kc और Kp फॉर द रिएक्शन इफ रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन मल्टीपल स्टेप्स, कई स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है बट तुम्हें 1 स्टेप में पूछ रहा हूँ। इसका क्या मतलब हुआ, सपोज A कन्वर्टेड इनटू B, इसका K दे रखे हैं K1, B कन्वर्टेड इनटू C, इसका दे रखे हैं K2, है ना, C कन्वर्टेड इनटू D, ये हो गया K3। अब सपोज तुमसे A टू डायरेक्ट D पूछ रहे हैं K, ठीक है। अब A से D बनने में इतने स्टेप्स हुए, A से B बना, फिर B से C बना, C से D बना, ठीक है। अब तुमसे डायरेक्ट पूछ रहे हैं K, तो क्या करना है ना, कोई भी तरीका हो सकता है। तो यहाँ पर देखो, इसका मतलब फिर से यहीं पे चेक करोगे, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन B, देखो ध्यान से, कॉन्सेंट्रेशन B अपॉन कॉन्सेंट्रेशन A, इसमें क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन C अपॉन कॉन्सेंट्रेशन B, और यहाँ देखो कॉन्सेंट्रेशन D अपॉन कॉन्सेंट्रेशन C। जिसका Kc तुम्हें निकालना है उसमें चाहिए तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन D अपॉन कॉन्सेंट्रेशन A, समझ रहे हो। तो देखो क्या है, इसमें कॉन्सेंट्रेशन D चाहिए ऊपर, किस इक्वेशन में D तुम्हें दिख रहा है, थर्ड में, है ना, और A चाहिए नीचे जो कि फर्स्ट में मिल रहा है। तो अब अगर तुम
फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई कर दो तो डी तुम्हें ऊपर और ए तुम्हें नीचे मिल जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ए के साथ साथ तुम्हें ऊपर बी भी मिलेगा और इसमें डी के साथ साथ नीचे सी भी मिलेगा, जो कि तुम्हें इस फाइनल इक्वेशन में नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसको भी कैंसिल करना है तुम्हें। तो मान लो कि इन दोनों इक्वेशन को तुमने मल्टीप्लाई किया तो तुम्हारा टारगेट प्रोडक्ट तो मिल गया, ठीक है, बट उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा मिला, वो जो नहीं चाहिए तुम्हें। तो क्या मिलेगा एक्स्ट्रा तुम्हें? ऊपर तुम्हें मिलेगा बी। तो अगर हम इस इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई कर दे तो ये बी और ये बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और नीचे तुम्हें मिलेगा सी। तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ओवरऑल हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ए अपॉन कॉन्सेंट्रेशन बी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ए, इसमें मल्टीप्लाई किया हमने कॉन्सेंट्रेशन, इसको भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, सी अपॉन बी, और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया कॉन्सेंट्रेशन डी अपॉन सी। ठीक है, तो देखो क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हुआ, सी और सी कैंसिल हुआ, क्या मिल गया? कॉन्सेंट्रेशन डी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ए, जो कि हमें यहाँ चाहिए था। ठीक है, के के लिए। तो इसका मतलब के सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ा? K1 इंटू K2 इंटू K3, तब जा करके तुम्हें मिलेगा इस इक्वेशन का, डायरेक्ट इक्वेशन का के। ठीक है, तो इन सारे फैक्टर्स को के टर्म में रख करके सॉल्व करना है ना। जरूरी नहीं है कि कोई एक ही फैक्टर तुम्हें पूछ रहे हो सकता है इक्वेशन तुम्हें कुछ ऐसी दी हुई हो जिसमें 2-3 फैक्टर्स को अप्लाई करना पड़े, 2-3 एप्लीकेशन यूज हो रहे हो, तो इसलिए सही तरीका पता होना चाहिए। मतलब कि शॉर्टकट नहीं, शॉर्ट ट्रिक्स नहीं कि मल्टीप्लाइड हो रहा है तो ये कर ले, डिवाइड हो रहा है तो ये कर ले, है ना, ऐसा कुछ नहीं करना है। तुम्हें इक्वेशन रख करके सॉल्व करके कैंसिल करके पहले स्टार्टिंग में प्रैक्टिस के लिए करना पड़ेगा तुम्हें, अगर तुम अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो। ठीक है, तो बेटा ये सारी चीज़ें जो थी, अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है ना। इस चैप्टर में अभी कुछ फॉर्मूले और बचे हुए हैं, एक और लेक्चर होगा इसका, एक और वीडियो बनेगा जिसमें इसके बाकी बचे हुए फॉर्मूले जो हैं वो भी कंप्लीट मिलेंगे तुम्हें। ठीक, उसके बाद से इसके न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए फॉर्मूले नोट करो, प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, ठीक है, अच्छे से तैयार करो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट करते हुए। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।